गुड इवनिंग, नमस्कार। तो अपन एक इंटरेस्टिंग बात समझ रहे थे कि एक्चुअली अगर हमें बॉन्ड एनर्जीज कंपेयर करनी पड़े कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, ठीक है, कन्वेंशनल बॉन्ड एनर्जी, उसके बेस पे बहुत सारी बातें, कार्बन सिलिकॉन डबल बॉन्ड की और सिलिकॉन सिलिकॉन डबल बॉन्ड की, तो एक बात आप अच्छे से समझ सकते हैं इन तीनों कंपैरिजंस में, बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये 2p ओवरलैपिंग है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी से ही शुरुआत कर रहे हैं अपन लोग कहानी की, और इसी से अपन इनके कंपाउंडों पे भी आगे बढ़ेंगे। ये 2p ओवरलैपिंग है, ये 2p 3p ओवरलैपिंग है, ठीक है, और ये 3p ओवरलैपिंग है। तो ये तो बिल्कुल ही घटिया ओवरलैपिंग होगी नीचे वाली। तो ये सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग्स होंगी, आपको मालूम है, जबरदस्त वाली। अगर कहानी की शुरुआत करी जाए यहीं से, छोड़ा था तो यहीं पकड़ ले रहे हैं हम लोग। तो अगर हम बॉन्ड एनर्जीज कंपैरिजन की बात करें तो बहुत बढ़िया तरीके से हम ये बात बोल सकते हैं कि फर्स्ट की बॉन्ड एनर्जी सेकंड से और सेकंड की बॉन्ड एनर्जी थर्ड से काफी ज्यादा होगी। अच्छा ठीक है, ओके, आप कहोगे सर हो गया, कंपैरिजन हो गया, ठीक है, काम क्या आएगा, जरूरत क्या है इसकी, मतलब करे कैसे, इसको यूज कैसे करें। अब हमको यूज करना है इसको, अब हमको यूज करना है इसको कंपाउंड केमिस्ट्री में। आइए कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले पहली चीज इसका एप्लीकेशन अगर हम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिकली एल्कीन टाइप स्ट्रक्चर्स। अगर हम बात करें सी डबल बॉन्ड सी आर आर की, ठीक है, एल्कीन्स की, इनके सिलिकॉन एनालॉगस यानी कि इनके सिलिकॉन टाइप वाले, इनके जर्मेनियम वालों की अगर बात करें, ठीक है, डबल बॉन्ड की, और इनके टिन वालों की बात कर लेते हैं, टिन एसेन वालों की, डबल बॉन्ड की। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इनमें से कौन कौन से मॉलिक्यूल प्लेनर है और कौन कौन से मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर प्लेनर। अच्छा, दिखने में तो सब डबल बॉन्ड ही लग रहे हैं, और अगर दिखने में सब डबल बॉन्ड लग रहे हैं तो सब लोग आप कहेंगे यार सब सभी तो प्लेनर है, क्या फर्क पड़ रहा है सर, डबल बॉन्ड ही तो है, एक ही तो प्लेन में है। तो प्लेनरिटी पे पहला इफेक्ट, पहला एप्लीकेशन समझ रहे हैं, इफेक्ट ऑन प्लेनरिटी, राइट, इफेक्ट ऑन प्लेनरिटी या प्लेनरिटी वर्सेस नॉन प्लेनरिटी। ये सवाल बहुत काम का है, आ सकता है ये क्वेश्चन, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इनमें से कौन कौन है जो प्लेनर है और इनमें से कौन कौन है जो प्लेनर नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें, नॉर्मल 2p बॉन्डों की चर्चा करें, फर्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें, सो कौन कौन इनमें प्लेनर है और कौन कौन प्लेनर नहीं है। आंसर आएगा एक्चुअली ये दोनों ऑलमोस्ट प्लेनर हैं, बट इनके जर्मेनियम और टिन काउंटर पार्ट जो हैं ये दोनों नॉन प्लेनर ट्रांस कन्फर्मेशन है, नॉन प्लेनर है और ट्रांस कन्फर्मेशन होंगे, कन्फर्मेशंस होंगे इनके। इट मींस एक्चुअल में बात ये है कि क्योंकि ये वाली जो दोनों ऊपर की बॉन्डिंग है, ये फिर भी, ये वाली तो बेस्ट है, ऊपर वाली तो शानदार है, दिस इज 2p और ये फिर भी चलो 3p भी ठीक ठाक है। इसलिए ये दोनों जो बॉन्डिंग्स है ऊपर वाली, ये तो ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब ठीक ठाक पाई बॉन्डिंग है, इसलिए ये दोनों ट्रू डबल बॉन्ड है। क्या है, अगर हम इन दोनों डबल बॉन्ड की बात करें तो इनमें ये ट्रू डबल बॉन्ड है। ट्रू डबल बॉन्ड से मेरा मतलब इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ऑलमोस्ट 2 के बराबर है, ऊपर वाले का तो 2 ही है, नीचे वाले का ऑलमोस्ट 2 के बराबर है। बट जो नीचे वाले 3 हैं ये 2 हैं, यानी कि इनका जर्मेनियम और टिन वाला जो इनका है, अगर इन दोनों को कंपैरिजन करें तो ये एक सूडो डबल बॉन्ड है। यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है इतना वीक है कि एक तरह से सूडो पाई बॉन्ड है। सूडो पाई बॉन्ड से मेरा मतलब है पार्शियल पाई बॉन्ड होगा, और पार्शियल पाई बॉन्ड होने की वजह से ये कंप्लीटली, यू कह सकते हैं हम कि ये कंप्लीट डबल बॉन्ड्स नहीं है,
ट्रू डबल बॉन्ड नहीं, और जब ट्रू डबल बॉन्ड नहीं होंगे तो एक्चुअल में इनके जो बॉन्ड ऑर्डर है GeR2 के अंदर और SnR2 के अंदर, अगर इनके बॉन्ड ऑर्डर्स देखे जाएंगे तो इनके जो बॉन्ड ऑर्डर्स हैं, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए इनको ट्रूली में, इनके जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आप 1 से तो ज्यादा कहेंगे बट 2 से कम होंगे, और ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड ऑर्डर घटता ही चला जाएगा, और इसका बॉन्ड ऑर्डर तो बहुत कम होगा। अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको इनके बॉन्ड ऑर्डर्स की बताऊं, मैं जो लिख के लाया हूं इनके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बॉन्ड ऑर्डर्स की, अगर मैं इनके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बॉन्ड ऑर्डर की बताऊं आपको, तो दैट इज 1 पॉइंट समथिंग। मैं अभी बता रहा हूं आपको, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लाया हूं मैं लिख के इनके बॉन्ड ऑर्डर्स की, दैट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर्स 1 पॉइंट कुछ भी 1.6 के आसपास एक की है, और दूसरे का कुछ है वाह 1.61 और 1.46, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1.61, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर यानी कि 2 से कम, और इसका तो बॉन्ड ऑर्डर 1.4 ही है। इट मींस ये ट्रू डबल बॉन्ड नहीं है, और ट्रू डबल बॉन्ड नहीं होंगे तो गारंटी से ये दोनों जो मॉलिक्यूल है ये प्लेनर नहीं हो सकते, नॉन प्लेनर होंगे वीक पाई बॉन्डिंग की वजह से। और एक्चुअल में अगर मैं इनको बनाना चाहूं तो इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होगी, सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच, और इस तरह के ये ट्रांस कन्फर्मेशन में होंगे। मेरे ख्याल से आप इस कहानी को समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से इस कहानी को समझ गए होंगे। 2 R इस तरफ 2 R उस तरफ, बोलो बेटा जी, और एक तरह से ये ट्रांस कन्फर्मेशन में इस तरह के नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इस बात को नोट कर लीजिए कि इनकी प्लेनरिटी लूज हो गई क्योंकि यहां पर इफेक्टिव पाई बॉन्डिंग नहीं हुई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, नोट दिस डाउन, नोट कर लेना, रहने दीजिए बाद में कर लेंगे। ये वाला सवाल कितने लोगों को समझ में आ गई ये वाली बात कि ये ट्रू पाई बॉन्ड नहीं है, ये ट्रू डबल बॉन्ड नहीं है, बिकॉज हमने ऊपर से नीचे जाने पर हमको मालूम है कि डबल बॉन्ड करेक्टर कम होता चला जाएगा। इट मींस अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, ऊपर से नीचे जाने पर अगर इनका बॉन्ड ऑर्डर में लिखना चाहूं, अगर ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर कंपैरिजन में हम कहेंगे 1 का ज्यादा होगा, फिर 2 का, फिर 3 का और 4 का, और 4 तक जाते जाते, यहां तक जाते जाते तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 1.41 के आसपास रह गया। मतलब ये 1.5 बॉन्ड से भी कम रह गया, डबल बॉन्ड तो छोड़ दो, बॉन्ड ऑर्डर 2 तो छोड़ दो, 1.5 से भी कम रह गया। मींस पार्शियल पाई बॉन्डिंग रह गई, इफेक्टिव ओवरलैपिंग है नहीं बॉन्ड ऑर्डर में वहां पे। तो 1 और 2 जो होंगे वो आपके प्लेनर्स होंगे, और 3 और 4 जो होंगे वो आपके नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर्स होंगी, वो प्लेनर्स नहीं होंगे। यू गॉट इट, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कहानी। यस, हाँ बिल्कुल हुई, अरे अच्छी किताबों में ही होगा और कहां होगा, स्पार्क वाणी एकदम बढ़िया किताबों में होगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सुन लिया स्पार्क वाणी तेरा, बिल्कुल सुन लिया। यस 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 बिल्कुल, हुई किटर में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, और मैं इसलिए और इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, हुई किटर में इसकी स्ट्रक्चर्स दी हुई है। सो प्लीज इस बात को बहुत ढंग से लिख लेना, क्योंकि उसने नॉन प्लेनरिटी एक्सप्लेन किया, वहां से डायरेक्टली नेट सवाल उठाता है, डायरेक्टली नेट सवाल उठाता है एकदम। तो दैट इज वाई दीज आर नॉन प्लेनर्स। तो पी पाई बॉन्डिंग ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड ऑर्डर्स आपके घटते चले जाएंगे, कल मैंने कहा था। और बॉन्ड ऑर्डर अगर घटते चले जाएंगे, बॉन्ड एनर्जी अगर घटती चली जाएगी तो डेफिनेटली इफेक्टिव पाई बॉन्डिंग नहीं होने से वो प्लेन से बाहर चले जाएंगे। लगभग लिख लो सिंगल बॉन्ड की तरह काम करता है, लगभग सिंगल बॉन्ड की तरह काम होता है, लगभग सिंगल बॉन्ड की तरह होता है ये। और ये किस तरह की स्ट्रक्चर है, ओपन बुक टाइप की स्ट्रक्चर, लिख लीजिए ये ओपन बुक टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं, लोन पेयर नहीं होने के बावजूद ओपन बुक टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं। जस्ट लाइक लिख लो H2O2, बस H2O2 की तरह, जैसे ट्रांस में इस तरह की होती है, लिख लो ओपन बुक टाइप की स्ट्रक्चर है। रिजेंबल विद, ऐसे कहेंगे रिजेंबल विद ओपन बुक स्ट्रक्चर्स, रिजेंबल विद, ये किस तरफ रिजेंबल करती है, रिजेंबल्स विद ओपन बुक स्ट्रक्चर्स, रिजेंबल्स विद ओपन बुक स्ट्रक्चर, ओपन बुक स्ट्रक्चर्स के साथ रिजेंबल करती है। गॉट इट, गॉट इट, ये वाली बात समझ में आ गई आपको इफेक्टिव पाई बॉन्डिंग की, बोलो ये वाली बात समझ में आ गई आपको इफेक्टिव पाई बॉन्डिंग की। यस यस यस। अच्छा एक और बात इंपॉर्टेंट आपको समझानी है, इसी से यहां से एक बात समझ में आएगी। यही वजह है क्योंकि कार्बन इफेक्टिव पाई बॉन्डिंग कर लेता है, इसीलिए कार्बन डाइवेलेंट नहीं होता, वो नॉर्मली कार्बन टेट्रावेलेंट ही दिखाता है, ठीक है, नॉर्मली उसकी वैलेंसी टेट्रावेलेंट ही होता है। बट ये टिन और ये जो जर्मेनियम है और लेड आगे आएगा, ये बेसिकली डाइवेलेंट बहुत शो करते हैं। हालांकि मैं इसको यहां पे नहीं समझा रहा हूं बिकॉज इसकी एक वजह तो ये है
इनके डाइवेलेंट होने की एक वजह तो यह है कि ये पाई बॉन्डिंग नहीं करते, और इनके डाइवेलेंट होने की एक और वजह है, वो हम इनर्ट पेयर इफेक्ट में समझाएंगे। सो इनर्ट पेयर इफेक्ट में ही मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा कि इनके डाइमर्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल Cr2 यानी कि जो कार्बीन्स होती है वो अनस्टेबल स्पेसिस है, ठीक है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स है। बट अगर मैं इसका जर्मेनियम काउंटर पार्ट लेता हूं, अगर मैं इसका जर्मेनियम काउंटर पार्ट लूं तो ये एक डायामैग्नेटिक स्टेबल स्पेसिस है सॉल्यूशंस में, स्टेबल स्पेसिस इन सॉल्यूशंस। सो इसका मतलब डाइवेलेंट स्पेसिस भी एग्जिस्ट करती हैं, और उसके एग्जिस्ट करने की वजह क्योंकि इनके जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते और वो इफेक्टिव पाई ओवरलैपिंग नहीं करते, इसलिए एक वजह ये है। दूसरी वजह इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट भी है, ये पेयर जो है वो इनर्ट पेयर की तरह स्टेबलाइज करता है ऊपर से नीचे जाने पर, उसकी भी हम चर्चा इनर्ट पेयर इफेक्ट में कर देंगे। सो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ये मैंने कल 2p पाई के कुछ एक्सप्लेनेशंस आपको पढ़े, 2p पाई की कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ एप्लीकेशंस थे जो हमने कल देखे। अब कल वाले बॉन्ड एंगल्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे समझा दीजिए, कोई प्रॉब्लम हो कल वालों में मुझे समझा दीजिए, कोई प्रॉब्लम हो बॉन्ड एनर्जीज में, बराबर जो भी थे बॉन्ड एनर्जीज में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे समझा दीजिए। नहीं इस पाक वाले नहीं, sp2p ओवरलैप नहीं, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। वो पार्शियल ऑर्बिटल है, बिल्कुल sp2p नहीं है वो, दैट इज पार्शियल ऑर्बिटल, ठीक है स्पार्क वाले, ठीक है। चले अब आगे, ओके वेरी गुड। एप्लीकेशन, अच्छा पहले तो हम फैक्टर्स फैक्टिंग पी पाई डी पाई बॉन्डिंग समझ लेते हैं। पाई बॉन्डिंग, फैक्टर्स फैक्टिंग पाई बॉन्डिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग पाई बॉन्डिंग, ठीक है। पाई बॉन्डिंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? अगर हम पाई बॉन्डिंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर की बात करें तो पहला है टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। फर्स्ट फैक्टर होगा दैट इज टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है ना पाई बॉन्डिंग्स को। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग को कैसे समझ सकते हैं हम लोग? कल मैंने बताया था कि 2p पाई जो होते हैं वो बढ़िया ओवरलैप करते हैं बजाय 2p पाई 3d पाई के, और वो बढ़िया ओवरलैप करते हैं बजाय 2p पाई 3p पाई के, और वो बढ़िया ओवरलैप करते हैं बजाय 2p पाई 4p पाई के, या 4d पाई के। 3d की बात 4d पाई आएगा आपका, 4d पाई के, इनफैक्ट यही लिखना चाहिए 2p पाई 4d पाई के, यहां लिखना चाहिए। और फिर आपके 2p पाई 3p पाई का बेसिक सा बेकार सा मामला होता है। ये नॉर्मली आपकी ओवरलैपिंग का सीक्वेंस होता है, राइट। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात अपन कल से समझ रहे हैं कि वाई पी पाई इज बेटर बॉन्डिंग, राइट। वाई पी पाई डी पाई सॉरी इज बेटर बॉन्डिंग देन पी पाई। अगर एक ही ग्रुप में देखा जाए तो पी पाई से पी पाई डी पाई बेटर क्यों है, या 2p पाई 3d पाई बेटर क्यों है बजाय 2p पाई 3p पाई के? तो एक लाइन में मैं समझा के निकल लूंगा इसको। कल भी मैंने समझाया था, बस एक्सप्लेन नहीं किया था, वो मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूं एक सेकंड में। अगर हम किसी 3p के साथ 2p को ओवरलैप करवाएं तो बढ़िया ओवरलैपिंग नहीं होने की जो वजह है वो ये कि बेसिकली ये जो ऑर्बिटल है ये एक तरह से पैरेलल है पूरी तरह से इसकी। अगर पैरेलल है तो पैरेलल होने की वजह से बहुत बढ़िया इनके बीच ओवरलैपिंग हो नहीं पाएगी। मैं ओवरलैपिंग शो करके भी बता सकता हूं आपको, बहुत अच्छी ओवरलैपिंग इनके बीच हो नहीं पाएगी बिकॉज दीज टू आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। लेकिन डी ऑर्बिटल ऐसा नहीं होता। डी ऑर्बिटल डिफ्यूज्ड होते हैं तो उनकी जो लोब्स होती है वो ओरिएंटेड होंगी पी की तरफ। इट मींस जब जब वो पी के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो क्योंकि उनकी लोब्स है वो पी की तरफ झुकी हुई है, उनकी लोब इसकी तरह नहीं हो कि पी की तरफ झुकी हुई है, इसलिए यू समझ लीजिए लोब्स पी के अंदर जाके घुस रही है, तो यहां पर बेटर ओवरलैपिंग पॉसिबल है। दैट्स व्हाई पी पाई डी पाई की अगर बात करें तो वो पी पाई से बढ़िया ओवरलैप करेगा अगर थर्ड पीरियड की बात की जाए। तो ये पहली चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। दूसरी चीज पे आते हैं, ये कल हो चुका होगा। नहीं, ऑर्बिटल की साइज नहीं, साइज तो लगभग 2p 3d की 3p और 3d की बात करें तो 3p 3d दोनों ही थर्ड पीरियड के हैं। साइज की बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है इसकी बेसिकली डी ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन की बड़ी बात है, इंक्लाइंड नेचर की बात है। एब्सोल्युटली एडजस्टिंग, ये इंक्लाइंड है। डी ऑर्बिटल जो होते हैं, पी ऑर्बिटल ऐसे होते हैं और डी ऑर्बिटल ऐसे होते हैं, ऐसे इन बिटवीन एक्सिस होते हैं। इन बिटवीन एक्सिस होते हैं तो वो आराम से
इजीली ओवरलैप कर सकते हैं। उनकी ओवरलैपिंग बहुत बढ़िया इंक्लाइन तरीके से या बहुत बढ़िया तरीके से होगी, क्योंकि यहां पर एक तरह से 180 डिग्री नहीं है, उससे कम एंगल्स है इनका। दैट्स व्हाई ये ओवरलैपिंग ऑलवेज क्वाइट बढ़िया होगी। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। यस, यू गॉट इट आई थिंक। बोलो बेटा जी, ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको। यू गॉट इट, बोलो। यू गॉट इट 3p पाई वर्सेस 2p पाई एंड देन 3d पाई 2p पाई। ओके, यू गॉट इट। नेचर ऑफ ऑर्बिटल एंड ओवरलैपिंग, यू गॉट इट। ठीक है, ओके। दूसरी चीज पे चलते हैं। ये पहला फैक्टर था, दैट इज टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, जिस पर पाई बॉन्डिंग डिपेंड करती है। इसके अलावा पाई बॉन्डिंग डिपेंड किस चीज पे करती है, उस पर भी जरूर चलते हैं। फिर डिपेंड करेगी नेचर ऑफ ओवरलैपिंग में साइज ऑफ ऑर्बिटल्स पे, है ना। साइज ऑफ ऑर्बिटल्स पे ये बहुत डिपेंड करती है। साइज ऑफ ऑर्बिटल, स्पेशली अगर हम पी पाई डी पाई की बात करें तो गजब डिपेंड करती है साइज ऑफ ऑर्बिटल्स पे। कैसे डिपेंड करती है साइज ऑफ ऑर्बिटल्स पे? जितना ऑर्बिटल छोटा होता चला जाएगा, डी ऑर्बिटल जितना छोटा होता चला जाएगा, मतलब डी ऑर्बिटल, डी जो ऑर्बिटल्स होंगे जितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड होंगे, जितना उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्टेड होंगे मतलब स्मॉलर साइज के होंगे, और जितने स्मॉलर साइज के होंगे समझ लीजिए इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी उतनी ज्यादा। लेस डिफ्यूज होंगे, ये सब बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं हम लोग। लेस डिफ्यूज होंगे, और अगर लेस डिफ्यूज होंगे तो फिर बेटर ओवरलैपिंग होगी, बेटर ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, बेटर ओवरलैपिंग होगी। आइए इसको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं। अगर मान लीजिए मुझसे कोई चर्चा करे कि बताओ NSiH3 SiH3 इनफैक्ट प्लेनर ही बनाना चाहिए मेरे को, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये प्लेनर होता है। NSiH3 SiH3 ये प्लेनर होता है। ठीक है, 120 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल के साथ। जबकि इसका फास्फोरस एनालॉगस लें तो फिर वो प्लेनर नहीं होता, वो पिरामिडल ही होता है। इस तरीके का क्यों होता है? क्वेश्चन उठता है, क्या इसमें पी पाई डी पाई होने के चांस नहीं है तो सही, कोई समस्या नहीं है। पी पाई, उसमें पी पाई डी पाई होने के चांस है तो सही, कोई समस्या नहीं है। बट इसमें पी पाई डी पाई की अगर बात करें तो ये 3D पाई है, 3D पाई है, और ये 2p पाई है। और 2p पाई और 3D पाई का बहुत बढ़िया मामला होता है, ये बात मैं बता चुका हूं। बहुत बढ़िया ओवरलैपिंग होती है। यही वजह है कि इस बैक बॉन्डिंग की वजह से इसका जो लोन पेयर है वो लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ये प्लेनर हो जाएगा। आगे भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसका एप्लीकेशन ये होगा कि ये प्लेनर हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, चलिए उसको तो बाद में देखते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं हो पाता, उसकी वजह है कि ये यहां पर थर्ड पीरियड का है और ये भी यहां पर थर्ड पीरियड का है। तो क्वेश्चन उठता है, क्या इसका मतलब दोनों में से कोई एक सेकंड पीरियड का होना जरूरी है क्या वो रूल चलता है क्या कि दोनों में से एक मतलब एक सेकंड पीरियड का और दूसरा सेकंड या थर्ड का ही हो? ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है, फोर्थ पीरियड वाले भी ओवरलैपिंग करते हैं बढ़िया पी पाई डी पाई। सो प्लीज मैं आपको पहले बता देता हूं, वो रूल्स यहां नहीं है। या आपको ओवरलैपिंग के टाइप पे देखना पड़ेगा, या उस हालात में देखना पड़ेगा, उस सिचुएशन में देखना पड़ेगा कि इफेक्टिव ओवरलैपिंग हुई है या नहीं हुई। ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे जनरली छोटे बच्चे में अपन बताते थे कि भाई एक सेकंड पीरियड का होना चाहिए, है ना, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट सेकंड पीरियड का हो या थर्ड पीरियड का हो, ऐसा होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये सब चीजें एकदम जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर मैं यहां पर NSi की जगह जर्मेनियम लेता हूं, GeH3 लेता हूं, समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिएगा। अगर मैं Si की जगह जर्मेनियम लेता हूं, इस बात का बहुत काम की बात है। ठीक है, सो मैं यहीं पर रिजेक्ट कर रहा हूं कहानी को, यहीं पर रिजेक्ट कर रहा हूं कहानी को कि वो दोनों में से एक सेकंड का होना चाहिए और दूसरा सेकंड या थर्ड का होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, एकदम नहीं है। इनफैक्ट बनाना तो मुझे इसको भी प्लेनर ही चाहिए। ठीक है, अभी बना दूंगा प्लेनर। इसको तो मैंने बना ही चुका हूं बैक बॉन्डिंग के थ्रू। ये बेसिकली लॉन पेयर गायब हो जाएगा, और लॉन पेयर गायब हो जाएगा तो प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, बैक बॉन्डिंग होगी तो लॉन पेयर गायब, और लॉन पेयर गायब तो वो प्लेनर हो जाएगा आपका, वो प्लेनर हो जाएगा इस तरीके का। ये भी प्लेनर हो जाता है एक्चुअली, इसमें भी बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव होती है और ये भी प्लेनर हो जाता है। जबकि यहां तो बैक बॉन्डिंग 2p और किसकी, इसको प्लेनर बना लेते हैं, इसको प्लेनर, लॉन पेयर हटा दो प्लेनर बना लेते हैं। आइए प्लेनर बनाते हैं। GeH3, समझिएगा बात को, GeH3 प्लीज
प्लीज समझिएगा, फैक्टर्स फैक्टिंग बैक बॉन्डिंग है, फैक्टर्स फैक्टिंग पी पाई टी पाई बॉन्डिंग समझा रहा हूं मैं, समझ लीजिएगा प्लीज, समझ लीजिएगा। यहां पर जो ओवरलैपिंग आपकी हो रही है दैट इज बेसिकली 4D से हो रही है, 3D से नहीं हो रही, किससे हो रही है? 4D से। दिस इज 2p पाई 4D पाई। फिर भी ये इतनी इफेक्टिव है, फिर भी ये इतनी इफेक्टिव है। दिस इज 2p पाई 4D पाई, राइट? दैट इज 2p पाई 3D पाई। ओके ओके ओके, दिस इज 2p पाई 3D पाई। ओके ओके, दैट्स इट, कोई बात नहीं, फाइन। ये तो बहुत बढ़िया होती है, फाइन। इसलिए प्लेनर है, गजब की स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग है, गुड बैक बॉन्डिंग है। बोलो बेटा जी, गुड बैक बॉन्डिंग है 2p3d। तो हम लोग कल से देखते आए, बहुत बढ़िया बात है। ये पी पाई डी पाई तो बहुत बढ़िया बॉन्डिंग है, दैट्स वाई गुड पाई बॉन्डिंग है या गुड पी पाई डी पाई बॉन्डिंग है, इसलिए प्लेनर है। कोई दिक्कत नहीं है इसके प्लेनर होने में। लेकिन ताज्जुब तो ये भी प्लेनर है, ये भी प्लेनर है, जबकि इसमें तो कोई भी, इसमें तो ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड और दूसरा सेकंड थर्ड से, 1 सेकंड पीरियड का है, वन इज सेकंड पीरियड और अदर वन इज फोर्थ का है जर्मेनियम। स्टिल इट इज प्लेनर, स्टिल इट इज प्लेनर, बिकॉज सब्जेक्ट ये नहीं है, सब्जेक्ट ये है जब आप ओवरलैपिंग करवा रहे हो तो ऑर्बिटल की साइज बहुत मायने रखती है। अच्छा, ये साइज कैसे चेंज होती है? साइज 2 तरह से चेंज होती है, आपको पता होना चाहिए। भले ही यहां पर ये 4D है लेकिन ये 3D जैसा ही है, एक्चुअल में ये 3D टाइप का ही है। आइए मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूं, वो पिछले वाले एग्जांपल के फास्फोरस वाले के साथ। आइए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, इस कहानी को। अगर मैं इसके साथ फास्फोरस वाली चीज ले लूं, बहुत ढंग से समझिएगा कहानी को। अगर मैं इसके साथ फास्फोरस वाली चीज ले लूं, PSiH3 वाला, ठीक है, ये प्लेनर नहीं है, ये पिरामिडल है और इसमें बिल्कुल इफेक्टिव पाई बॉन्डिंग नहीं है बैक बॉन्डिंग, लेकिन उतनी तगड़ी नहीं, बिल्कुल एकदम एकदम इनइफेक्टिव बैक बॉन्डिंग है आपका। इसका लॉन पेयर है और ये पिरामिडल है, यानी कि बहुत इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं है इसके अंदर, बहुत इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं है। उसकी वजह समझिए। दरअसल भले ही ये यहां पर 3p हो, कौन सा ऑर्बिटल हो, मान लीजिए मैं इसको 3p ले लेता हूं ना करने के लिए, और ये 3D हो, खेल ये नहीं है। खेल ये है कि दरअसल यहां पर 3p 3D भी नहीं कर पाए और या 4D कर गया। उसकी वजह है कि ये जो d ऑर्बिटल है ना, जैसे मैंने पिक्चर में बनाया वैसे होंगे नहीं, ये दरअसल कॉन्ट्रैक्ट हो चुके होंगे। ये बात समझनी है। एक्चुअल में खेल इसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का है। फास्फोरस Si, नाइट्रोजन जर्मेनियम और नाइट्रोजन सिलिकॉन। एक्चुअल में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए इसने खून चूसा होगा, और चूसा होगा तो जर्मेनियम पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया होगा। इधर भी सिलिकॉन पे भी कॉन्ट्रैक्शन, जर्मेनियम पर ज्यादा, सिलिकॉन पर कम हुआ होगा। यहां ये डिफरेंस ज्यादा है और कॉन्ट्रैक्शन होने से ये डी ऑर्बिटल दरअसल औकात में आ गए होंगे। इट मींस मैंने कल कहा था अगर कॉन्ट्रैक्टेड हो जाए तो 4D भी बहुत बढ़िया रहते हैं ओवरलैपिंग के लिए। हमें 4 और 5 से क्या लेना देना, हमें तो लेना देना कि हमारी ओवरलैपिंग इफेक्टिव हो जाए। इट मींस ऑर्बिटल साइज पर बहुत खेल डिपेंड कर रहा है, ऑर्बिटल की साइज क्या होगी। और अगर ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्टेड होंगे तो छोटे साइज की हो जाएंगे, और अगर छोटे साइज के होंगे तो कम डिफ्यूज्ड होंगे, तो आसानी से बेटर पाई ओवरलैपिंग वो कर सकेंगे। इट मींस स्टोरी ये नहीं है कि वहां पर दोनों थर्ड पीरियड के होने के बावजूद नहीं कर पाए और या फोर्थ वाले ने कर लिया। स्टोरी ये है, स्टोरी ये, हाँ आ गई, लेट्स लर्न, आ गई नई सिलेबस के अकॉर्डिंग। स्टोरी ये है, ये इसलिए बेटर कर पाया, इसलिए अच्छा कर पाया बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्टेड है। हां, इन दोनों के बीच ईएन डिफरेंस उतना ज्यादा था ही नहीं, फास्फोरस सिलिकॉन के बीच इतना ईएन डिफरेंस था ही नहीं जितना इन डिफरेंस यहां पर इनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता, और इसीलिए ये 3p और 3D की जो ओवरलैपिंग है वो बहुत ही घटिया होगी, एकदम घटिया, नेग्लिजिबल होगी, और नेग्लिजिबल होगी तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा और ये प्लेनर ना होके पिरामिडल ही रह जाएगा। सो बेसिकली खेल है आपके ऑर्बिटल की साइज का। ऑर्बिटल कौन से टाइप का, ये तो है ही है, वो 2p है कि वो 3D है कि वो 4D है, ये तो है ही है। बट 4D कैसा है, कॉन्ट्रैक्टेड 4D है कि नॉर्मल 4D है,
ये आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि बेसिकली उस बॉन्ड में पोलैरिटी कितनी है। इट मींस हम एक बात और कह सकते हैं, तीसरा जो फैक्टर है ना, दैट इज ऑल्सो ट्रू, दैट्स कॉल्ड बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी पे भी खेल डिपेंड करता है, बॉन्ड पोलैरिटी पे भी खेल डिपेंड करता है, क्योंकि बॉन्ड पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी ना, समझ लीजिए इंटरेक्शन उतना बढ़िया होगा, क्योंकि बॉन्ड पोलैरिटी से औकात में आ जाते हैं ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जांपल फास्फोरस ऑक्सीजन इतना बढ़िया कर पाया, मैंने आपको बताया, क्योंकि बेसिकली यहां बॉन्ड पोलैरिटी है, देयर इज ए बॉन्ड पोलैरिटी। सिलिकॉन ऑक्सीजन उतना बढ़िया नहीं कर पाया था, याद करो, सिलिकॉन ऑक्सीजन उतना बढ़िया नहीं कर पाए थे बैक बॉन्डिंग स्कल, क्योंकि यहां पे बॉन्ड पोलैरिटी नहीं थी। तो खेल बॉन्ड पोलैरिटी का है। पोलैरिटी से जो डी ऑर्बिटल होते हैं ये कम डिफ्यूज हो जाते हैं, और फिर ये पी के साथ बहुत ही मजे करते हैं, एकदम जबरदस्त गुलू गुलू करते हैं, एकदम जबरदस्त ओवरलैपिंग करते हैं पी के साथ। सो बॉन्ड पोलैरिटी इज ऑल्सो अ फैक्टर विच डिसाइड द पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। लेकिन बॉन्ड पोलैरिटी ऑलवेज फायदा करेगी ऐसा नहीं है, ये भी आपको समझना है। कई बार बॉन्ड पोलैरिटी फायदा भी करती है, जैसे आप फायदा कर रही है, इनका पी पाई डी पाई इनके पी पाई डी पाई से बेटर है, इनका जो पी पाई डी पाई, इनका दोनों को पी पाई डी पाई, पर इनका बेटर पी पाई डी पाई है। कल मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं फास्फोरस ऑक्सीजन वालों की कहानी, बट हमेशा फायदा करेगी ऐसा 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 जरूरी नहीं है। याद रखना, बॉन्ड पोलैरिटी पी पाई डी पाई में ही फायदा करती है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन डी को ही करना है, डी ऑर्बिटल ही डिफ्यूज्ड है, पी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, उनको जरूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्शन की। प्लीज, डिफ्यूजन जो होता है वो डी ऑर्बिटल्स में ही है, समस्या उन्हीं में है, पी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। इट मींस अगर मुझसे कोई पूछे, बॉन्ड पोलैरिटी को उल्टा भी हो जाता है खेल। अगर बोरोन का फ्लोरीन के साथ बैक बॉन्डिंग की चर्चा की जाए, अगर बोरोन की, बाकी दो बॉन्ड तो बने ही हुए, छोड़ दीजिए उन बॉन्डों को, ऑक्सीजन के साथ चर्चा की जाए, अगर बोरोन की नाइट्रोजन के साथ चर्चा की जाए, अगर बॉन्ड पोलैरिटी को पैमाना रखे तो सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड यहां है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, डेल्टा ऑफ ईएन है, वो ऐसे है, सबसे ज्यादा ईएन डिफरेंस यहां है। बताओ, सबसे ज्यादा पोलैरिटी यहां होगी, कोई दो राय वाली बात नहीं। फ्लोरीन से तगड़ा तो कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, पैदा ही नहीं हुआ है फ्लोरीन से तगड़ा। रिलेटिवली बताने के लिए मैं बता रहा हूं, ये प्लस माइनस ठीक है, बट अगर आपसे इफेक्टिवली ओवरलैपिंग की बात करें तो हम कहेंगे बैक बॉन्डिंग, या बैक बॉन्डिंग के स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग की बात करें, बैक बॉन्डिंग या स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्डिंग की बात करें, दैट इज बैक बॉन्डिंग बेसिकली, उसकी अगर बात करें तो आप उल्टा नेचर बताएंगे। सबसे बढ़िया बैक बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन वाला, सबसे अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन, और सबसे घटिया बैक बॉन्डिंग यहां होगी। मींस अगर बैक बॉन्डिंग्स की चर्चा आपसे करी जाए, फ्लोरीन टू बोरोन, अगर बैक बॉन्डिंग की चर्चा करें ऑक्सीजन टू बोरोन, अगर बैक बॉन्डिंग की चर्चा करें नाइट्रोजन टू बोरोन, अगर ये चर्चाएं करी जाए तो आप कहेंगे सबसे बढ़िया बैक बॉन्डिंग्स आपको इनमें देखने को मिलेंगी। ऐसा क्यों? आप कहोगे यार ये क्या बकवास करता है, तो यार बकवास ही करता रहता है, यार ये तो अच्छा है ना यार, इनमें कॉन्ट्रैक्ट चला अच्छा है। अरे तो मूर्ख, इनको क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इनको कॉन्ट्रैक्ट करके क्या मिलेगा? यहां ये कौन सा 3D यूज करेंगे, ये तो दोनों ही सेकंड पीरियड के हैं मुन्ना। यहां जो बैक बॉन्डिंग होगी वो तो 2p2p होगी। कौन सी बैक बॉन्डिंग होगी? यस, 2p2p बैक, यहां जो बैक बॉन्डिंग होगी वो 2p2p। और अगर तू कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उल्टा खराब कर रहा है, ऑर्बिटल्स की जो साइज है उसमें डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो डिफरेंस, यहां ज्यादा डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है उल्टा, इसको छोटा बना रहा है। छोटा बना देता हूं, दोबारा बना देता हूं, बोरोन फ्लोरीन को, इसको तू छोटा कर रहा है तो दिक्कत पैदा कर रहा है, उल्टी तकलीफें पैदा कर रहा है जनाब। ऐसा करने पर, क्योंकि बॉन्ड पोलैरिटी में आप पी को क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो यार, 2p तो छोटा ही है ऑलरेडी भाई, उसको क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो? और उसको तुम कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो तुम तो बहुत बेकार कर रहे हो। ऐसे केस में तुम हाथी चीटी वाला मामला कर दे रहे हो, 2p2p में भी हाथी चीटी वाला मामला कर दे रहे हो, 2p2p में भी हाथी चीटी वाला मामला। ये तो बकवास कर दिया तुमने, ये तो खराब कर दिया तुमने। एक कारण तो ये खराब कर दिया, और दूसरा फ्लोरीन डोनेट भी कम करेगा, उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी भी कम होगी। बिकॉज याद रहे ये, एक और बात, ये पाई ओवरलैपिंग तो है ही,
साथ ही साथ ये एक लुईस बेस इंटरेक्शन भी है इंट्रामॉलिक्यूलर। बैक बॉन्डिंग को दोनों नजरिए से देखा जाना चाहिए, याद रहे। बैक बॉन्डिंग को या इस तरह की जो पाई बॉन्डिंग्स है या बैक बॉन्डिंग्स है, इनको दोनों चश्मों से देखे जाना चाहिए भाई, दोनों चश्मों से। पहला चश्मा, हां ये एक पाई ओवरलैपिंग तो है ही, इसका मतलब आप ओवरलैपिंग के ट्रेंड तो देखोगे ही देखोगे। ये एक पाई ओवरलैपिंग तो है ही, बिल्कुल है ही पाई ओवरलैपिंग, राइट। बोलो बेटा जी, साइड वाइज ओवरलैपिंग तो है ही, ये एक पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो है ही, उसमें तो कोई दो राय ही बात नहीं है, वो तो है ही। साथ ही साथ ये एक इंट्रामॉलिक्यूलर लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन भी है, लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन भी है। एक एलिमेंट अपना लॉन पेयर देता है और दूसरा एलिमेंट उस लॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, तो इसका मतलब लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन भी है। और लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन का मतलब इंट्रामोलिकुलर डोनर एक्सेप्टर पेयर है। और अगर डोनर एक्सेप्टर पेयर है तो ओवरलैपिंग तो देखी ही जाएगी, साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि भैया डोनर अच्छा है कि नहीं है, एक्सेप्टर अच्छा है कि नहीं है। सो बैक बॉन्डिंग के दो फेस होते हैं, एक तरफ वो एक ओवरलैपिंग है साइड वाइज, पाई वाली बगल वाली, ये वाली साइड वाइज ओवरलैपिंग है, वो तो है ही, उसमें तो हम ओवरलैपिंग देख ही लेंगे। दूसरी तरफ उसका दूसरा चेहरा, सेकेंड फेस जो बैक बॉन्डिंग का है, वो ये है कि वो एक लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन भी है। और अगर लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन है तो डोनर एक्सेप्टर पेयर बनेगा। और अगर डोनर एक्सेप्टर, हाँ इंट्रामोलिकुलर है, वो इंट्रामोलिकुलर है, ये पक्का याद रहे। बोलो यार, अगर वो डोनर एक्सेप्टर पेयर बनेगा तो ये जरूर चेक हो जाना चाहिए कि भैया कौन देगा और कौन नहीं देगा। फॉर एग्जांपल, इसमें वो फ्लोरीन दे रही है, इसमें ऑक्सीजन, ओवरलैपिंग तो हो ही, वो तो है ही, बट देने की टेंडेंसी भी चेक कर लो। और देने की टेंडेंसी चेक हो सकती है किससे? इनकी बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। उससे एक तो ओवरलैपिंग देखी, ऊपर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से चेक हो सकती है। और वो आपको पता लगेगा कि ये बढ़िया नहीं देगा, बिकॉज इसकी जो कैनोनिकल बनेगी, माय गुडनेस, अगर मैं इसकी कैनोनिकल बनाना चाहूं, इसकी जो कैनोनिकल बनेगी फ्लोरीन पे प्लस आएगा, इसकी जो कैनोनिकल बनेगी, बोलो बेटा जी बोलो, उसमें ऑक्सीजन पे प्लस आएगा। इसकी जो कैनोनिकल बनेगी, अगर हम बनाए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल बनाए, तो इसमें आपका नाइट्रोजन पे प्लस आएगा। और आपको मालूम है फ्लोरीन प्लस उतना बर्दाश्त कर नहीं पाता, ऑक्सीजन कर लेता है, नाइट्रोजन बढ़िया। सो कैनोनिकल से डोनर एक्सेप्टर पेयर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के खेल आता है, वो आप कर लेंगे। इसीलिए याद रखना, भले ही ये वाला बॉन्ड सबसे पोलर है, माय गुडनेस कैसे बोलूं मैं, भले ही बॉन्ड सबसे पोलर है और ये सबसे कम पोलर है, पर सबसे बढ़िया इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग यही हुई है। मोस्ट इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग यही हुई है, सबसे बढ़िया इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग यही हुई है, यही है। ये बात ध्यान रखना। तो पोलरिटी एक दोधारी तलवार है, राइट। बैक बॉन्डिंग्स में पोलरिटी एक दोधारी तलवार है। जब पी पाई डी पाई है, पोलरिटी आपको फायदा पहुंचाएगी, जब पी पाई है, पोलरिटी आपको नुकसान पहुंचाएगी। आई थिंक यू गॉट इट, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। जब बैक बॉन्डिंग्स की चर्चा होगी, आपकी गजब की चर्चा होगी। मतलब चर्चा ही क्या होगी, चर्चाएं आम होगा। जब पी पाई बैक बॉन्डिंग्स की कहानी आएगी, अगर पी पाई बैक बॉन्डिंग्स की कहानी आएगी, ठीक है, पी पाई की, उन केसेस में पोलैरिटी का इफेक्ट डिफरेंट होगा। पोलैरिटी, इफेक्ट ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी, जो बॉन्ड की पोलैरिटी है उसका इफेक्ट डिफरेंट होगा, अलग होगा, राइट। और जब पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग्स होंगी, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग्स या पाई बॉन्डिंग्स होंगी, उनमें इफेक्ट ऑफ पोलैरिटी डिफरेंट होगा। उनमें पोलैरिटी का जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ पोलैरिटी डिफरेंट होगा, राइट। दोनों में अलग अलग होगा, ये बात ध्यान रहे, ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। इट मींस हमेशा पोलैरिटी फायदा पहुंचाए ना। देखो यहां पोलैरिटी फायदा पहुंचा रही, यस, सॉरी कहां पी पाई डी पाई, ये रहा पी पाई डी पाई। इन सब में क्या है, इन सब में कौन सी ओवरलैपिंग है,
पी पाई डी पाई, राइट, पी पाई डी पाई है, इसमें तो कुछ हुई नहीं है बेचारी, पी पाई डी पाई है, पी पाई डी पाई है, पी पाई डी पाई, इनमें पोलैरिटी फायदा पहुंचा रही है, इनमें पोलैरिटी इसको फायदा पहुंचा गई, बिल्कुल फायदा पहुंचा गई, इसी वजह से प्लेनर हो गया, वरना कभी जिंदगी में प्लेनर नहीं हो सकता था। 4D के साथ, 4D के साथ सोचो, फोर्थ पीरियड का, अरे फोर्थ पीरियड का, फोर्थ पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का, तो फिर सोचो वो फिर भी बैक बॉन्डिंग करके प्लेनर हो जा रहा है। प्लेनर का मतलब इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग है भैया, भैया इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग है, इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग हुई है, खूब बढ़िया। उनमें तो खैर इफेक्टिव होती थी, वो तो बेचारे 2p 3d आइडियल बैक बॉन्डिंग की कहानी हो गई, 2p 2p के बाद वो तो होना ही था। तो यहां पोलैरिटी का फायदा है, इसको मजा आया पोलैरिटी का, या यहां पोलैरिटी का फायदा ना, यहां उतना फायदा हुआ नहीं, हाथी चीटी वाली बात हो गई आपकी। यहां बढ़िया मिलेगा उल्टा, ये कम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ये कम एक्सपेंड हुआ, ये जबरदस्त है। ये हाथी चीटी वाली बात नहीं, ये कुत्ते कुत्ते की शादी हो गई, मतलब एक ही जैसे साइंस वालों की हो गई। तो ये ज्यादा बढ़िया है, पी पाई में ये ज्यादा बढ़िया है। यस, दिस इज गुड वन, दिस इज ए क्वाइट इंटरेस्टिंग वन। अच्छा, यही बात एक और बात समझाती है। एक्चुअली कई सारे मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाते वक्त ऐसा बताते थे कि भाई बैक बॉन्डिंग के अंदर जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, पर ऐसा नहीं होता कोई दूर दूर तक, ठीक है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का तो कोई मतलब ही नहीं है, खेल सारा डीलोकलाइजेशन का है, खेल सारा डबल बॉन्ड करेक्टर का है। अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का लफड़ा होता तो जरा सोचो, फ्लोरीन में तो अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक, अगर कोई कहता है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ड्राइविंग फोर्स है, अगर ऐसा कोई कहता है, गलती से भी ऐसा कहता है, तो उसको हम 1 सेकंड में यहां खारिज कर देंगे। वो कभी जिंदगी में ड्राइविंग फोर्स नहीं हो सकता, वो कभी जिंदगी में ड्राइविंग फोर्स नहीं हो सकता, राइट, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, यहां आपको मालूम चल जाएगा। अगर हम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की बात करें तो सबसे ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन तो फ्लोरीन में है। सो इसका मतलब सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग तो यहां होनी चाहिए थी, पर ऐसा तो नहीं हुआ। सबसे बढ़िया बैक बॉन्डिंग तो यहां हुई, तो कहां इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ड्राइविंग फोर्स होगा ही नहीं, किसी सूरत हाल में बात नहीं करेंगे उसके ड्राइविंग फोर्स होने की। सो यस, यू गॉट इट, द थिंग्स यू आर गोटिंग इज बेसिकली, अब हम इसको अच्छे ढंग से समझ रहे हैं। एंड अच्छे ढंग से हम चीजों को कैसे समझ रहे हैं, बेसिकली 3 फैक्टर्स हमने पढ़े और बहुत इलैबोरेटिव वे में पढ़े, और वो 3 फैक्टर्स में से एक फैक्टर था ऑफ कोर्स टाइप ऑफ ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है, दूसरा फैक्टर था स्पेशली पी पाई डी पाई के अंदर द साइज ऑफ डी ऑर्बिटल्स, कैसे हैं डी ऑर्बिटल, कॉन्ट्रैक्टेड है कि अनकॉन्ट्रैक्टेड है, बड़े हैं कि छोटे हैं डी ऑर्बिटल, उसका भी रोल था दूसरा बहुत बड़ा। और तीसरा बॉन्ड पोलैरिटी का रोल था, और पोलैरिटी का जो रोल है वो कोई डिफाइंड नहीं है कि फायदा ही पहुंचाएगी। समटाइम्स पोलैरिटी मतलब लीड्स अस टू ग्रेट बैक बॉन्डिंग्स, sometimes polarity leads us to not great back bondings. So yes, these are the things which we can analyze the things. मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। अब चौथी बात पे हम चल रहे हैं, 4th चीज पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहले आपको ये सब समझ में आया, पहले आपको ये सब समझ में आया, विक्रमपाल फ्लोरीन का पी छोटा नहीं होगा क्योंकि वो फ्लोरीन माइनस हो चुका है। विक्रमपाल फ्लोरीन बचा नहीं, वो फ्लोरीन माइनस हो चुका है, वो फ्लोरीन नहीं रहा, वो फ्लोरीन माइनस हो चुका है, माइनस। वो कभी फ्लोरीन था और वो बोरोन प्लस हो चुका है। वो कभी फ्लोरीन रहा होगा, वो बोरोन प्लस हो चुका है, वो फ्लोरीन माइनस हो चुका है। जनाब नॉर्मल स्टेट में बात करें, अगर नॉर्मल अलग अलग बात करें तो यस, अगर बोरोन इंडिविजुअल फ्लोरीन इंडिविजुअल की बात करें तो ऑफ कोर्स बोरोन का पी बड़ा और फ्लोरीन का पी छोटा होगा। लेकिन अगर बीएफ बॉन्ड की बात करें तो ना, क्योंकि अब ये खून चूस चुका है इसका भयंकर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट और ये एक्सपांड हो चुका है जनाब। अब ये छोटा और ये बड़ा हो चुका है। अब बचे कहां है फ्लोरीन, अब खेल बचा कहां वो, अब खेल बचा कहां है वो। अब ये बोरोन नहीं बचा, फ्लोरीन नहीं, किसी जमाने में बोरोन हुआ होगा, ये किसी जमाने में हो गया होगा। मेरे ख्याल से ये वाली बातें आपको समझ में आ गई होंगी क्लियरली। अच्छा, चौथा जो एक और फैक्टर है,
हालांकि बहुत छोटे छोटे और भी फैक्टर, पर तो कुछ मेजर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। पी पाई डी पाई तो जब तक आप चीजों को समझ ना लो तो बहुत बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। चौथा है वो है बॉन्ड परसेंटेज पी करेक्टर्स इन लोन पेयर्स। जनरली लोन पेयर्स में जो परसेंटेज पी करेक्टर है उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए मैंने एक लोन पेयर लिया, इधर देखो, मान लीजिए मैंने एक लोन पेयर लिया, इधर देखो सब लोग, एक मॉलिक्यूल है AB2, राइट, और मान लीजिए एक लोन पेयर है यहां पर, कोई भी लोन पेयर, ऐसा वाला लोन पेयर, और इसके अंदर कुछ परसेंटेज पी करेक्टर है, कुछ परसेंटेज एस करेक्टर है, राइट, और इसका बॉन्ड एंगल है मान लो समथिंग कोई भी 110 डिग्री। अगर मैं इस बी की जगह कोई दूसरे एलिमेंट सी जोड़ देता हूं जो इससे बल्कि होंगे और जो NBEPR दिखाएंगे, मान लो मैं इस एंगल को बढ़ा देता हूं, इस बॉन्ड एंगल को, सपोज करो मैंने इसको 115 डिग्री कर दिया और मैंने कोई डी जोड़ दिए दूसरे ड्यूटेरियम में, कोई डी कोई ऐसे ही, और अब मैंने मान लो इस एंगल को बढ़ा के 120 डिग्री कर दिया, ठीक है, मान लीजिए कर दिया, तो आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत बढ़िया से पता है बात कि जैसे जैसे बॉन्ड एंगल आप बढ़ाएंगे थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस करेक्टर के। तो जैसे जैसे आप बॉन्ड एंगल बढ़ाएंगे, इट मींस यहां बॉन्ड एंगल अगर आपका बढ़ा, जो कि बढ़ रहा है, तो इन बॉन्डों में परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ गया होगा, और अगर बॉन्डों में परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ गया तो गारंटी की बात है उस लोन पेयर में परसेंटेज एस करेक्टर घट गया होगा, और अगर परसेंटेज एस करेक्टर घटेगा तो पी करेक्टर बढ़ेगा, और अगर पी करेक्टर बढ़ेगा तो अब आसानी से वो ओवरलैप करने के लिए जा सकता है। इट मींस लोन पेयर में जितना परसेंटेज पी ज्यादा होगा, इट मींस अगर मान लो इसको डी से ओवरलैप करना पड़े, अगर मान लो इसको डी से ओवरलैप करना पड़े, अगर मान लो इसको डी से ओवरलैप करना पड़े, और ये तीनों लोन पेयर्स कंपेयर करने लगे हम, तो हम आसानी से कह सकते हैं भैया इस लोन पेयर में परसेंटेज पी करेक्टर सबसे ज्यादा होगा, और अगर परसेंटेज पी करेक्टर सबसे ज्यादा होगा तो डेफिनेटली ये मोस्ट इफेक्टिवली ओवरलैप कर सकता है, बहुत आसानी से ओवरलैप कर सकता है, इसकी ओवरलैपिंग सबसे बढ़िया होगी। इट मींस किसी भी लॉन पेयर, बिकॉज ये पी पाई डी पाई हो रही है, तो लॉन पेयर को sp2 से p बनाना होता है या sp3 से p बनाना होता है। अगर आप sp2 से p बना रहे हैं, sp3 से p बना रहे हैं, इट मींस उस पर्टिकुलर केस में उसमें पहले से ही p करेक्टर अगर ज्यादा है तो ओवरलैपिंग डेफिनेटली ज्यादा इफेक्टिव होगी, और अगर डेफिनेटली ज्यादा इफेक्टिव होगी तो हम कह सकते हैं बैक बॉन्डिंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाएंगी, ऑफ कोर्स बढ़ जाएंगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, हद से ज्यादा बढ़ जाएंगी। यही वजह है जब जब आप हैवियर ग्रुप्स जोड़ते हैं, जब जब आप बॉन्ड एंगल्स बढ़ाते हैं, बैक बॉन्डिंग्स इफेक्टिव होती चली जाती हैं। दो वजह है इसकी, एक वजह नहीं है, दो वजह है, एक वजह नहीं है, दो वजह है। आइए मैं उन दोनों वजह को समझाता हूं, आइए मैं उन दोनों वजह को, ये हेलोजन नहीं है, कोई एक्स लगाए, जी लगा देता हूं, वरना हेलोजन के नाम पे तो तुम एक्स के नाम पे तो हेलोजन समझ जाओगे। होगा क्या, और मान लीजिए यहां पर कोई लॉन पेयर है, ठीक है, कोई लॉन पेयर है, होगा क्या, जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाएंगे, ओ माय गॉड कैसे बोलूं, मतलब मैं गजब, जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाएंगे, थीटा थीटा थीटा, जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाएंगे, थीटा, वैसे वैसे परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा। किन में? इन बॉन्ड्स में, इन बॉन्ड्स में, इन बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा, तो डेफिनेटली इस बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर और लॉन पेयर में घटेगा, और लॉन पेयर में घटेगा तो लॉन पेयर में परसेंटेज पी करेक्टर बढ़ेगा। एक बात, इसलिए एक तो पी करेक्टर बढ़ने से वो पी जैसे होने लगेंगे, और जितने पी जैसे होने लगेंगे वो आसानी से इफेक्टिवली डी के साथ ओवरलैप कर पाएंगे। एक तो ये वाली बात। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी और बात है, ये तो है कि इसमें पी बढ़ रहा है, ये तो है ही, एक और इंपॉर्टेंट बात, और इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर इसमें एस करेक्टर बढ़ेगा ना बॉन्ड में, तो फिर बॉन्ड लेंथ घटेंगी, और अगर बॉन्ड लेंथ घटती है तो ये ग्रुप पास पास आएंगे, ये पास पास आएंगे, और अगर पास पास आएंगे
तो ओवरलैपिंग बहुत बढ़िया होने लगेगी, मींस दोनों तरह से फायदा है। बॉन्ड छोटे होते हैं, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, बॉन्ड छोटे हो रहे, एंगल बढ़ रहा है छोटे, एंगल बढ़ रहा है छोटे, छोटे हो रहे, छोटे हो रहे, तो ये पास जा रहे हैं, पास जा रहे हैं, और पास जा रहे हैं तो साइड वाइज ओवरलैपिंग हमेशा अच्छी होगी। अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो हमेशा अच्छी होगी, हमेशा बढ़िया होगी साइड वाइज ओवरलैपिंग, हमेशा बढ़िया होगी साइड वाइज ओवरलैपिंग, हमेशा बढ़िया होगी साइड वाइज ओवरलैपिंग। मींस दोनों फायदा मिल रहा है आपको इस बॉन्ड नहीं से, इसका फायदा मिल रहा है, साथ में इसके इसमें पी करेक्टर बढ़ने का फायदा मिल रहा है। क्या ये वाली चीज आपको बॉन्ड एंगल वाली समझ में आई? क्या आपको बॉन्ड एंगल वाली ये चीज समझ में आई? आपको बॉन्ड एंगल वाली ये वाली चीज समझ में आई? दो तरह से कैसे फायदा हो रहा है पी पाई बॉन्डिंग को, पाई बॉन्डिंग को दो तरह से कैसे फायदा हो रहा है, बात समझ में आई आपको? यस देवाजुल मुखर्जी, यस, उसकी प्लेनरिटी को दोनों चीजों से समझ सकते हैं, यस। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर जो है ना वो प्रूव करता है कि उसमें देवार्जुन मुखर्जी बॉन्ड ऑर्डर प्रूव करता है कि बेसिकली उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर है, इसलिए बैक बॉन्डिंग भी है। क्या रिपीट करना है यार, ये बॉन्डिंग में है, ये आना चाहिए आपको कि इनमें परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा तो इनकी बॉन्ड लेंथ घटेगी। क्या यार, ये आना चाहिए आपको, इनमें परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा तो इनकी बॉन्ड लेंथ घटेगी। अगर इनमें परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा तो इनकी बॉन्ड लेंथ घटेगी, अगर इनमें परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा तो इनकी बॉन्ड लेंथ घटेगी, इनकी बॉन्ड लेंथ घटेगी। अगर इनमें परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा तो इनकी बॉन्ड लेंथ घटेगी, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ घटेंगी तो ऑर्बिटल पास आएंगे तो साइड वाइज ओवरलैपिंग बढ़िया होगी। क्या रिपीट करना है इसमें यार, क्या रिपीट करना है इसमें, ठीक है। पता नहीं संजू, बॉन्डिंग में होता है तो, बॉन्डिंग में होता है तो भाई। गॉट इट, समझ में आ गया आपको? आइए इससे हम ये वाले बॉन्ड एंगल कंपैरिजन कर सकते हैं आसानी से। इसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि बताओ OCH3 के बॉन्ड एंगल अगर कंपेयर किए जाए, ओ हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल कंपेयर किए जाए OSIH3, आए फेमस सवाल है एक OSIH3, इसको थोड़ा बॉन्ड एंगल कम बना देते हैं, यस OSIH3 और OSIPH3, OSIPH3, ठीक है। इसका बॉन्ड एंगल होता है लगभग मतलब sp3 के बराबर 110 डिग्री के आसपास, 110 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल होता है। दो लॉन पेयर होते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं। स्टेरिक रिपल्सन की वजह से कुछ बॉन्ड एंगल बढ़ा है, NBPR केवल इसमें NBPR कंट्रीब्यूट किया बॉन्ड एंगल बढ़ाने में, केवल NBPR कंट्रीब्यूट किया। उस NBPR के कंट्रीब्यूट करने की वजह से 109 डिग्री से ज्यादा हो गया। इसमें दो बातें हैं, एक तो ये बल्कि है, बल्कि होने से NBPR कंट्रीब्यूट करेगा, और उस NBPR यानी कि स्टेरिक रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, और बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो ओवरलैपिंग और इफेक्टिव होगी। और अगर ओवरलैपिंग और इफेक्टिव होगी, अगर ओवरलैपिंग और इफेक्टिव होगी इसके साथ, डी वाले के साथ, अगर ओवरलैपिंग और इफेक्टिव होगी जनाब, अगर ओवरलैपिंग और इफेक्टिव होगी, इस वाले की इससे कर दीजिए ओवरलैपिंग, इस वाले की इससे, अगर ओवरलैपिंग और इफेक्टिव होने लगेगी इस तरीके से तो बॉन्ड एंगल फिर से बढ़ जाएगा, बिकॉज लोन पेयर्स वहां से हटने लगेंगे, लोन पेयर वहां से डिस्ट्रीब्यूट होने लगेंगे, बैक बॉन्डिंग में जाने लगेंगे। इट मींस NBPR यानी कि स्टेरिक रिपल्सन, एक तो इसने बॉन्ड एंगल बढ़ाया, इसने पहले बॉन्ड एंगल बढ़ाया, फिर बॉन्ड एंगल की वजह से पी पाई डी पाई बढ़ा। उनमें तो पी पाई डी पाई हो ही नहीं सकता, इनके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। नो बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग, इनमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, बैक बॉन्डिंग है ही नहीं, बैक बॉन्डिंग नाम का सवाल ही पैदा नहीं होता। पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग्स बढ़ेंगी, और उल्टा ओहो कमाल हो गया, कमाल, अमीर आदमी और अमीर बनता है, चक्कर चल गया। इसकी वजह से देखो, अरे इधर देखो, रिपल्सन बढ़ा, रिपल्सन ज्यादा, एंगल ज्यादा,
एंगल बढ़ेगा तो मैंने पढ़ा पी पाई डी पाई बढ़ेगा, और पी पाई डी पाई बढ़ेगा तो फिर से बॉन्ड एंगल बढ़ जाएंगे, फिर से बॉन्ड एंगल बढ़ जाएंगे, बिकॉज लोन पेयर वहां से हट जाएगा तो बॉन्ड एंगल्स बढ़ने लगेंगे। इट मींस, और यहां तो कमाल ही हो गया, लिख लो, ये तो दो लोन पेयर के होते हुए भी लिख लीजिए लीनियर मॉलिक्यूल है। लीनियर, ऑलमोस्ट लिख लो 180 डिग्री में बॉन्ड एंगल होता है, 144 डिग्री के आसपास में होता है बॉन्ड एंगल से, हम एग्जैक्टली तो मतलब नहीं है, लगभग लगभग 144 डिग्री इसमें होता है अप्रोक्स, और उसमें तो 180 डिग्री। बाप रे बाप रे बाप, कैसे बोलूं मैं, कैसे बताऊं, मतलब गजब ही हो गया। अगर मैं इसका डी से बात करूं तो इसके डी के साथ तो इसका पी फंस जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से, बोलो। एक वाला पी तो ये फंस गया बहुत जबरदस्त तरीके से, और दूसरा वाला पी उसके साथ फंस जाएगा जबरदस्त, और दोनों लॉन पेयर ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। ऑलमोस्ट दोनों लॉन पेयर नाम मात्र के बचे हैं, बचे ही नहीं है दोनों लॉन पेयर, बचे ही नहीं है। सिलिकॉन के साथ बढ़िया एडजस्ट हो चुके हैं दोनों के दोनों लॉन पेयर, और ऐसा अगर हुआ तो गजब की पी पाई डी पाई हुई, और कमाल की पी पाई डी पाई इतनी हुई कि दोनों के दोनों लॉन पेयर अपनी जगह से खत्म हो गए, इसीलिए ये लीनियर एसपी हाइब्रिडाइज्ड बन गया। माय गुडनेस, सोचो दो लोन पेयर के होते हुए लीनियर बन गया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछते हैं। शेप, क्या पूछते हैं? शेप। इधर देख लीजिए, आइसो स्ट्रक्चरल का सवाल आता है, उसमें ये खूब सवाल पूछा जाता है आइसो स्ट्रक्चरल में, ये वाली चीज मिला के कि बताओ OCH3CH3, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं, बिकॉज दोनों के दोनों जो लॉन पेयर है वो बेसिकली उनका कोई होना नहीं है, यहां पर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं, कार्बन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं, ना इसके पास 2p है, ना है कोई d, और कोई चर्चा है नहीं। अगर हम बात करें OSiH3 की, स्टिल ये sp2 है, स्टिल ये sp2 है, अभी भी ये बेंट स्ट्रक्चर है, अभी भी ये बेंट स्ट्रक्चर है, 144 डिग्री है, ये भी बेंट स्ट्रक्चर है, 144 डिग्री है। लेकिन अगर OSiPH3 की बात करें, OSiPH3 की बात करें, ऑलमोस्ट लीनियर स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट sp हाइब्रिडाइज, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज, बोलो बेटा जी, ऑलमोस्ट लीनियर स्ट्रक्चर है। यही वजह है कि ये जो दोनों हैं, पहले जो दो हैं, ये वाला और ये वाला, ये आइसो स्ट्रक्चरल है वाटर के। दीज टू आर आइसो स्ट्रक्चरल ऑफ वाटर, पानी के आइसो स्ट्रक्चरल है, गजब हो गया, वाटर के आइसो स्ट्रक्चरल है। एंड दिस वन, और ये जो कंपाउंड है ये आइसो स्ट्रक्चरल है लीनियर वालों का, आइसो स्ट्रक्चरल ऑफ CO2, नोट कर लीजिए, CO2 का है, और एकदम CO2 के जैसी बॉन्डिंग है, एकदम CO2 के जैसी, बिल्कुल CO2 के जैसी बॉन्डिंग। अगर इसको समझा जाए तो एक लॉन पेयर इसके साथ और दूसरा लॉन पेयर उसके साथ, यानी कि एक पाई बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड की बात करें, भर भर के पी वाले की बात करें, बोलो बेटा जी, तो एक तो जबरदस्त उसके साथ कर रहा है, एक जबरदस्त आपका इसके साथ कर रहा है, यस, पी पाई डी पाई कर रहा है, ये रहा पी पाई डी पाई। इट मींस अगर हम इसको सही से बनाए तो ये कुछ ऐसा बन सकता है, OSiPH3 डबल बॉन्ड OSiPH3, ऐसा कुछ बन सकता है SiPH3। वाव, अगर इस स्ट्रक्चर को आप ढंग से देखेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर को ढंग से देखेंगे तो आपको कुछ कुछ चीजें लगभग सेम देखने को मिलेंगी, एकदम जैसी, एक जैसी। दोनों लीनियर है, दोनों sp है, दोनों लगभग 180 है, दोनों आइसो स्ट्रक्चरल है, दोनों लीनियर, दोनों लगभग sp। बस फर्क ये है, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है दोनों में? सिमिलैरिटी मैंने बता दी, सिमिलैरिटी मैंने बता दी यार, सिमिलैरिटी मैंने बता दी। SiPH3 C डबल बॉन्ड O, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी दोनों लीनियर हैं, ऑलमोस्ट दोनों में 180 डिग्री, sp हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों लगभग सिमिलैरिटी है, बॉन्ड एंगल। अच्छा, डिफरेंस क्या है?
सिमिलैरिटी मैंने आपको समझा दी, डिफरेंस क्या है? दिस इज सिमिलैरिटी, दिस इज सिमिलैरिटी। डिफरेंस क्या है? बेंट में ये ध्यान रखना, कई लोग इसको बेंट बनाते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऑलमोस्ट लीनियर है, ऑलमोस्ट स्टोरी इसकी लीनियर है, बिल्कुल लीनियर 180 डिग्री। डिफरेंस है ये जो पाई बॉन्ड है ये नॉन कन्वेंशनल है। वाह, नॉन कन्वेंशनल। 2p पाई 3d पाई, 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग है, बैक पाई बॉन्डिंग है। वाव वाव। और ये जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड, और ये जो पाई बॉन्ड है ये कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, आहा, हाफ फील्ड की तरह कन्वेंशनल 2p पाई बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग नहीं, बॉन्डिंग, कन्वेंशनल 2p बॉन्डिंग है। सो दिस इज द डिफरेंस एक्चुअली इन दीज टू, एंड दैट इज बेसिकली द सिमिलैरिटीज, दैट इज बेसिकली द सिमिलैरिटीज। रोहित कुमार सिंह, तो ग्रुप बाद में बना, पहले पढ़ ले, ठीक है? दैट इज सिमिलैरिटी, ये सिमिलैरिटी है इन दोनों में, और ये दोनों में डिफरेंट। क्या आपको इन दोनों चीजों को समझ में आया? पीएच बड़ा है ना, बल्कि है ना निशा, तो दो धारी तलवार है पीएच, दो धारी तलवार है पीएच निशा। एक तो पीएच बड़ा है इसलिए बॉन्ड एंगल बढ़ा रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ाने से फिर बैक बॉन्डिंग भी अच्छी हो रही है। एक तो पीएच बड़ा है इसलिए बॉन्ड एंगल बढ़ा रहा है, और बॉन्ड एंगल बढ़ाने से बैक बॉन्डिंग भी और अच्छी हो रही है, बैक बॉन्डिंग भी बहुत बढ़िया हो जा रही है। यहां 3p पाई का है, दोनों ही तो सेकंड पीरियड के भाई, 3p कहां से हो जाएगा? सुमित्रा का ही फेर रही है, कहां से 3p हो जाएगा? दोनों ही तो सेकंड पीरियड के यार, कहां से हो जाएगा? sp3, सिलिकॉन का sp3, सिलिकॉन का sp3, रोहित कुमार कौन पूछ रहा है? विष्णु प्रिया पात्रा। सिलिकॉन का sp3 1 2 3 4 बैक बॉन्डिंग गिना नहीं जाएगा उसमें एब्रेशन में। अब ये समझा दूंगा बॉन्ड एंगल पे कब फर्क पड़ता है, एब्रेशन पे कब फर्क पड़ता है, छोटी छोटी बातें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है। बता दिया विष्णु पादा पात्रा, बता दिया। अरे गधे, एक पी ऑर्बिटल एक डी से कर लेगा, दूसरा दूसरे डी से कर लेगा, डी भी तो अलग अलग होते हैं मृदुल, चंपू तो अलग अलग डी है ना, एक पी इधर से कर लेगा, एक पी इधर से कर लेगा, ये वाला इस वाले डी से कर लेगा, ये वाला इस वाले डी से कर लेगा, बस हो गया। ये वाला इस वाले डी से, ये वाला इस वाले डी से, है ना? ठीक है, अलग अलग डी से करेंगे ना दोनों भाई। हाँ देवेंद्र, ये गुड क्वेश्चन है, 2 लोन पेयर देने के लिए कैसे तैयार हुआ ऑक्सीजन? एक्चुअली दिस इज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि उसके लोन पेयर sp3 में नहीं रहे। ये अच्छा सवाल है कि नहीं, अब ये बॉन्डिंग का खेल है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बाकी क्वेश्चन इज गुड योर, कि ये ऑक्सीजन 2 लोन पेयर देने के लिए तैयार कैसे हुआ। ये अच्छा सवाल है, आप पे छोड़ देता हूं सवाल को, आप घर पे सोच लीजिएगा इस बारे में। बढ़िया सवाल, लेकिन इसको समझाने में मुझे 15 मिनट चाहिए और मैं नहीं समझाता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है भैया। मेन ग्रुप की क्लास तो चल ही रही है, साथ में एग्जाम भी चल रहा है ना, एग्जाम आने वाला है। अच्छा सवाल पूछ रहा है, वो कहता है कि जब ऑक्सीजन डोनेट करता है तो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं कि एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एक डोनेट नहीं करता, ठीक है। सो मैक्सिमम कोवैलेंसी हमने पढ़ी है उसकी, मैक्सिमम कोवैलेंसी हमने पढ़ी है नॉर्मली ऑक्सीजन की 3 से ज्यादा बनती नहीं है कोवैलेंसी, ठीक है, 3 ही बॉन्ड बनाता है। पर आपको सर यहां तो ऑक्सीजन मेरे को 4 बनाता दिख रहा है, तो ये कैसे बनाया, हाउ, ये कैसे हुआ? अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। अच्छा, यही 4 नहीं बनाता, 2 तरह के इंटरेक्शन है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो 4 बॉन्ड बना लेता है। एक ये इंटरेक्शन है बैक बॉन्डिंग्स, और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। नोट कर लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी ये दोनों लॉन पेयर्स को शेयर कर देता है। जैसे वाटर का ही केस ले लेते हैं, वहां भी दोनों लॉन पेयर को शेयर कर देता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी ये 2 लॉन पेयर्स को शेयर कर देता है, आपको पता होना चाहिए। इसीलिए एक वाटर का मॉलिक्यूल दोनों लॉन पेयर्स को शेयर कर देता है, दोनों लॉन पेयर के ओवरलैपिंग करा देता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर। दैट्स व्हाई एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल 4H बॉन्ड बनाता है। तो ये दोनों जगह, ये 2 जगह हैं जहां ऑक्सीजन एक तो या तो बैक बॉन्डिंग में दे देगा या तो बैक बॉन्डिंग में दे जाएगा।
या तो बैक बॉन्डिंग में दे जाएगा, कन्वेंशनल पाई बॉन्डिंग्स में नहीं करता है नॉर्मली, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स में दे जाएगा। क्यों? अब ये चर्चा बॉन्डिंग का विषय आप पे छोड़ जाता हूं मैं, इस चर्चा को आप पे छोड़ जाता हूं। इस ज्ञान के लिए आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और समझाइए कि ऐसा क्यों नहीं होता। यहां तो नहीं होता नॉर्मली, वहां हो जाता है। ऐसा क्यों? वाई इट इज लाइक दैट? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों है? ये ऐसा क्यों है? यस, अब समझ में आया। रविशंकर रे XGF2 और OSIPS3 आइसोस्ट्रक्चरल क्यों? आ जाना चाहिए समझ में यार, आ ही जाना चाहिए समझ में। अब तो क्या बचता है? आइए अब हम एप्लीकेशंस ऑफ पाई बॉन्डिंग पे चलते हैं। इफेक्टिव समझ लिया, फैक्टर समझ लिए, एप्लीकेशन, क्योंकि कंपाउंड शुरू करने हैं ना। एप्लीकेशंस ऑफ पाई बॉन्डिंग, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ पाई बॉन्डिंग पे चलते हैं। बहुत सारे हैं रे यार, क्या बताऊं। पी पाई का हजारों एप्लीकेशन है, पी पाई डी पाई का। पर कंपाउंड टू कंपाउंड खेलते चलते हैं। जो जो कंपाउंड अपने परीक्षा में काम के हैं उनको लेके पढ़ते हैं, उनको लेके निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला तो छोटा मोटा सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के बीच एक कंपैरिजन है, वो मैं ऑलमोस्ट कन्वेंशनल पाई बॉन्डिंग में तो समझा ही चुका हूं। बैक बॉन्डिंग में भी मैं आपको समझा सकता हूं, कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। N2 मोनोमेरिक फॉर्म में है, P4 जो है वो उसमें बेसिकली पाई बॉन्ड नहीं बनते। HCN वर्सेज HCP ये मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। सो कुछ कहा नहीं एप्लीकेशन ऑफ पाई बॉन्डिंग में। सेकेंड पीरियड वर्सेज रेस्ट की स्टोरी, एक तो ये वाली स्टोरी, वन बाई वन मैं एक एक करके समझा देता हूं। N2 एंटरप्लेन बनाता है, बट ये स्टेबल है, काफी स्टेबल, बट P2 स्टेबल नहीं है। P2 नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है, और बल्कि फास्फोरस P2 की फॉर्म में ना होके P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये स्टोरी मैं आपको बता चुका हूं कि या क्यों है, या पाई बॉन्डिंग 2p2p बढ़िया है, या P2 अनस्टेबल है, ठीक है। दैट्स इट, हो चुका है ये वाली स्टोरी, मतलब हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। चर्चा दूसरी HCP वर्सेज HCN की भी आती कि ये HCN जो है ये स्टेबल है, HCN जो है वो स्टेबल है काफी ज्यादा, और RCN भी स्टेबल होते हैं, ये भी स्टेबल होते हैं, ठीक है, ये भी स्टेबल होते हैं। परंतु HCP की जहां तक चर्चा करे कोई, ये स्टेबल नहीं होता, नॉट स्टेबल, नॉट सो स्टेबल, उतने स्टेबल नहीं है, ठीक है। और अगर RCP की चर्चा करें और RC डबल बॉन्ड P की चर्चा करें, इनको फॉस्फोरस एल्कीन्स और फॉस्फोरस एल्काइंस बोलते हैं। आइए इनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये नॉर्मली लेस स्टेबल होती हैं और इनकी स्टेबिलिटी काफी हद तक डिपेंड करती है इस R ग्रुप पे। आइए कंपाउंड केमिस्ट्री में हम पहली चीज कंपेयर करने को चलें, फॉस्फोरस एल्कीन्स एंड फॉस्फोएल्काइंस। फॉस्फोएल्कीन्स एंड फॉस्फोएल्काइंस, है ना, इनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आइए, अगर मैं C डबल बॉन्ड P R की चर्चा करूं, R1 R2 R डैश या व्हाटएवर जो भी ले लीजिए, अगर इस कंपाउंड की चर्चा करूं तो नॉर्मली ये नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम स्टेबल कंपाउंड होते हैं। जो इमाइंस आपने बनाई थी उनके रेस्पेक्ट में ये बहुत कम स्टेबल होते हैं, और ये तो और भी कम स्टेबल होते हैं, और भी कम। इसका मतलब इनकी स्टेबिलिटी काफी हद तक, पहली बात सबसे पहले समझ रहे हैं, इनकी स्टेबिलिटी कम क्यों है? आंसर बहुत सिंपल है। इनकी स्टेबिलिटी लेस क्यों है? आंसर बहुत सिंपल है, आपको पता है, बिकॉज फॉस्फोरस के साथ कन्वेंशनल पाई बॉन्डिंग बहुत बढ़िया हो नहीं पाएगी, 3p2p करनी पड़ेगी, और 3p2p बहुत बढ़िया पाई बॉन्डिंग नहीं है, बहुत अच्छी पाई बॉन्डिंग्स नहीं है 3p2p, दैट्स वाइज ये लेस स्टेबल्स है। ये मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं, ट्रिपल बॉन्ड p बना के सब कुछ। अच्छा, इनकी स्टेबिलिटी R पे भी काफी हद तक निर्भर करती है। अगर आपको इनको स्टेबल बनाना है और एग्जिस्ट करवाना है तो ये R बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स लेने पड़ेंगे।
बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स अगर आप लेंगे तो आप इनको काफी हद तक स्टेबल बना सकते हैं। अगर आपने ये आर बल्कि सब्स्टिट्यूएंट ना लिए, बल्कि से मेरा मतलब इस टाइप के अगर सब्स्टिट्यूएंट आप लें, बेंजीन उस पर एमी, इस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट लगा के अगर आप ले, या तो फिर सी और उसके साथ SiMe3 इस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट अगर आप लगा के ले, तब तो ये स्टेबलाइज हो जाते हैं। बाकी अगर ये लेस बल्कि सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो इमीडिएटली बेसिकली डिकम्पोज हो जाएंगे, इमीडिएटली अनस्टेबल होंगे, इमीडिएटली डिसोसिएट हो जाएंगे। दैट्स वाइज एक तो ये बहुत कम स्टेबल होते हैं। पहली चीज मैंने आपको समझा दी, क्योंकि पी पाई ये कौन सी पी पाई होगी? ऑफ कोर्स 2p 3p होगी, और ये बढ़िया बॉन्डिंग नहीं होती, कल से ही चिल्ला रहा हूं मैं। ऑफ कोर्स 2p 3p होगी ये वाली, और ये बढ़िया कन्वेंशनल पाई बॉन्डिंग में 3p वाली बढ़िया बॉन्डिंग नहीं होगी, नॉट सो गुड बॉन्डिंग। ये बात बता चुका हूं मैं, कल से ही ये बात चल रही है आपकी, और कल से मैं इसको बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। नॉट सो गुड बॉन्डिंग, उतनी बढ़िया बॉन्डिंग वाला मामला है नहीं, दैट्स वाइज उतने अच्छे नहीं होंगे। अच्छा, बनाए कैसे जा सकते हैं? बहुत जनरली इनको बहुत मुश्किल से बनाया जाता है, बहुत रेयर केसेस है मुश्किल से बनाना, फिर भी आप इनको बना सकते हो। कुछ रिएक्शंस है जिनके थ्रू स्पेशली बेसिकली सिलेन्स का या MESI3 का यूज करके अपन को करने की जरूरत नहीं है। अपन को यही समझना है कि नॉर्मली कम स्टेबल होती है। इनका सवाल एक ही बन सकता है, आपसे मोस्ट स्टेबल और लेस स्टेबल पूछ सकता है। क्वेश्चन आपसे आ सकता है बहुत बढ़िया कि बताओ मोस्ट स्टेबल फॉस्फो एल्कीन इज, इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा स्टेबल फॉस्फो एल्कीन होगी? when R बराबर, when R is या R बराबर A मैथिल होगा, B एथिल होगा, C PH होगा, D ये होगा। तो अगर आपसे मोस्ट स्टेबल और लेस स्टेबल पूछे तो आप 2 सेकंड में उत्तर इसके दे सकते हैं। जितना बल्कि आपने एल्किल ग्रुप लिया, समझ लीजिए स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। सो मोस्ट स्टेबल विल बी D1, सबसे ज्यादा स्टेबल D वाली होगी, क्योंकि जितने आप बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स लोगे जितने, उतना जो पाई बॉन्ड है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। क्या कर रहे हैं बल्कि सब्स्टिट्यूएंट को? बल्कि सब्स्टिट्यूएंट से इस अनस्टेबल पाई बॉन्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नहीं तो ये अनस्टेबल पाई बॉन्ड है वो भाग जाएगा, एकदम भाग जाएगा, टूट जाएगा, कोई आएगा इस पर अटैक करेगा। सो इसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओ माय गॉड, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट प्रोटेक्टिंग दिस बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स। हम इस बल्कि सब्स्टिट्यूएंट के थ्रू इन पाई बॉन्ड्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सो दैट इट कांट रिएक्ट, इट कैन नॉट रिएक्ट, इट शुड नॉट। अब विक्रमपाल भाई बता दिया, मैंने चिंता ना करो, बिना भाई बताया तो मैं चलूंगा ही नहीं। वी व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्रोटेक्टिंग कमजोर, you are protecting weak pi bonds, you are protecting weak pi bonds with bulky substituents। आप बड़े बड़े सब्स्टिट्यूएंट्स लगा के बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स आप लगा रहे हैं, और बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स लगा के आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसको? कमजोर पाई बॉन्ड्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वीक पाई बॉन्ड्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। आई थिंक यू गॉट इट। मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। आई थिंक यू गॉट इट, आई थिंक यू गॉट इट। अरे इंद्रजीत बोल तो दिया भाई, क्यों स्टेबल करते हैं? क्यों खा रहा है मेरे को? खाजा तल दे मेरे को, बता तो दिया, तल दे मेरे को, तल दे चमेले चंपू। हाँ, जब तक बल्कि ग्रुप है तब तक जीवित है, जब तक मोटे मोटे ग्रुप चलेंगे तब तक तेरी सांस चलेगी। तूने मोटे ग्रुप हटाए और तेरे ये वीक बॉन्ड एक्सपोज हो जाए, तूने ये मोटे मोटे ग्रुप हटाए और ये तेरे वीक बॉन्ड एक्सपोज हो जाए। एक्सपोज होते ही कोई आएगा तो उस पर अटैक करेगा और तेरी कह के लेगा खत्म कर देगा, बॉन्ड तोड़ देगा। जब तक तेरे बल्कि ग्रुप चलेंगे तब तक तेरी सांस चलेगी रे वीक पाई बॉन्ड, वरना तेरी सांसें इस बल्कि ग्रुप पर निर्भर करती है।
बाउंसर है तेरे लिए, बाउंसर, बाउंसर है तेरे लिए, बाउंसर बल्कि ये तेरे लिए बाउंसर की तरह काम करेंगे। दूसरा एप्लीकेशन आ रहा है, दूसरा दूसरा ऐसे जाने बहुत आएंगे, पढ़ लिए हमने। दूसरा फॉस्फीन ऑक्साइड्स एंड दिस इज कम ऑन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। फॉस्फीन ऑक्साइड्स एंड एमीन ऑक्साइड्स। ये बहुत काम की बात है, कल मैंने पढ़ाया था। अगर हम फॉस्फीन, अच्छा पहले तो पढ़ाया तो बात छोड़ दीजिए। अगर हम टर्सरी एमीन्स को एक्सपोज करें हवा में, हवा में, हवा में, तो सामान्यतया कोई रिएक्शन नहीं होती, किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं होती। लेकिन अगर हम फॉस्फीन्स को एक्सपोज करें हवा में, अगर हम फॉस्फीन्स को एक्सपोज करें हवा में, इमीडिएटली रिएक्ट कर जाती है, तुरंत ऑक्सीडाइज होके फॉस्फीन ऑक्साइड्स बना लेती है। ऐसा इन्होंने क्यों किया और वैसा उन्होंने क्यों नहीं किया? उत्तर वही बैक बॉन्डिंग या पाई बॉन्डिंग है, आपको पता है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इनका जो बनने वाला कंपाउंड है ये बहुत स्टेबल है, मोर स्टेबल, और इनफैक्ट गजब का ही स्टेबल है, गजब का मोर स्टेबल है। और इनका जो बनने वाला कंपाउंड है वो लेस स्टेबल है। आप कहोगे बाबा मुझे तो दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, कुछ अंतर तो समझा। मैं कहूंगा बच्चा अंतर अभी समझ में आएगा, क्योंकि इसमें ऊपर से नीचे पी पाई डी पाई संभव है, इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं, इसलिए इसमें कुछ नहीं होगा। सो ये पी पाई डी पाई जो बॉन्डिंग है वो फास्फोरस को गजब की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, कमाल की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए इनको एक्सपोज करें ऑक्सीजन से हवा में, सामान्यतया नॉट रिएक्ट, डज नॉट रिएक्ट, डू नॉट रिएक्ट, उतना कोई ये करते नहीं है। बट अगर आप इनको एक्सपोज करें एयर में, इमीडिएटली जो फॉस्फीन्स होती हैं रिएक्ट कर जाती हैं। आ रहा है फॉस्फोरस इलाइड, कम ऑन, डोंट वरी अबाउट इट, अगला वही होगा, चिंता की कोई कोनो बात नहीं। पहली चीज, पहला बात था इनकी रिएक्टिविटी समझाना, फॉस्फीन्स की और इनकी रिएक्टिविटी समझाना। वे मोर स्टेबल ड्यू टू दिस 2p पाई 3d पाई गुलू गुलू, कल से चल रहा है अब तो कम से कम 2p पाई 3d पाई गुलू गुलू की वजह से। ओके, अच्छा अगली बात, और इनमें क्या फर्क पड़ेगा? एक तो इनकी स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, और फर्क क्या पड़ेगा? और फर्क पड़ेगा इनके डाइपोल मोमेंट पे, डाइपोल मोमेंट पे या इनकी पोलैरिटी पे। और ये प्लीज जेम वाले नोट कर लो, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट आईआईटी जेम वालों का गजब ही फेवरेट है। नेट वाले तुम तो कर ही लो, जेम वाले भी कर लो, नेट वालों के लिए तो चल ही रहा है ये, जेम वाले भी कर लो। बेहद महत्वपूर्ण सवाल है डाइपोल मोमेंट का, कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर सामान्यतया मुझसे कोई कहे, सामान्यतया नॉर्मली, कि बताओ NCl3 का डाइपोल मोमेंट और PCl3 का डाइपोल मोमेंट दोनों में से किसका ज्यादा है? तो हम कहेंगे नॉर्मली डाइपोल मोमेंट बॉन्ड पोलैरिटी पे डिपेंड करता है, और बॉन्ड पोलैरिटी निर्भर करती है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ओ माय गॉड, और अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर देखा जाए, मापा जाए, तो यहां ईएन डिफरेंस ज्यादा है, यहां फास्फोरस की ईएन कम है, इसीलिए यहां ईएन डिफरेंस ज्यादा है,
यहां ईएन डिफरेंस बहुत बहुत कम है, इसीलिए फास्फोरस वालों का ज्यादा होगा। यूं समझ लीजिए बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होने से फास्फोरस वालों का ज्यादा होगा। अगर ऐसा है तो आपसे कोई पूछे कि बताओ एनओ बॉन्ड और पीओ बॉन्ड में ज्यादा किसका होना चाहिए? अगर नॉर्मल ऐसे बॉन्ड हो और कोई गड़बड़ नहीं हो तो होना तो ये चाहिए जनाब, यहां ईएन डिफरेंस, नाइट्रोजन और इसमें ईएन कम है, बोलो बेटा जी, यहां ईएन डिफरेंस ज्यादा है, मतलब डेल्टा ईएन की जो स्टोरी है हम कहेंगे वहां ज्यादा है। अगर वहां ज्यादा है तो डाइपोल मोमेंट भी वहां ज्यादा होना चाहिए। पर क्या ऐसा कंपाउंडों में देखने को मिलता है? नहीं 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 नहीं। अगर मैं ये दोनों कंपाउंड बनाऊं, पी डबल बॉन्ड ओ या POR3 फॉस्फीन्स के ऑक्साइड्स प्लस माइनस एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना सकता हूं, और नाइट्रोजन यानी सॉरी एमीन्स के ऑक्साइड्स ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता हूं। यस, कमाल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या ये वाली। इसमें से कौन सा बॉन्ड पोलर है? अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें तो यहां ज्यादा है, परंतु बदकिस्मती है डाइपोल मोमेंट उसका ज्यादा है, और ये है मोर पोलर मॉलिक्यूल, इसकी पोलैरिटी ज्यादा है इसमें। इसका रीजन आप समझ गए होंगे। दरअसल इसमें क्योंकि पी पाई डी पाई हो सकती है ये, और पी पाई डी पाई हो सकने की वजह से इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी ये वाली, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कंट्रीब्यूट करेगी इसमें, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी न्यूट्रल है, और अगर न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसको एवरेज करेगी तो एक्चुअल मॉलिक्यूल में इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा, इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा, और दूसरी वाली स्ट्रक्चर जो है वो ओवरऑल इसकी पोलैरिटी को घटा देगी, बिकॉज एक RS इसका पोलर है और दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी नॉन पोलर है। ऐसे केस में जो हाइब्रिड बनेगा, एक्चुअल मॉलिक्यूल बनेगा, उसकी पोलैरिटी कम हो जाएगी, तो होगा ये गजब का, ये होगा ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है, ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है ये क्या करेगी? ये सेकंड स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करेगी इसकी कैनोनिकल में, सॉरी हाइब्रिड में, और ये सेकंड स्ट्रक्चर डिक्रीज कर देगी इसकी पोलैरिटी को, बिकॉज वो न्यूट्रल है। अच्छा, कुछ अच्छा भी करती है ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सिर्फ बुरा नहीं करती, क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, क्योंकि ये न्यूट्रल है, पोलर नहीं है, चार्ज नहीं है बहुत ज्यादा, इसीलिए ये चार्ज नहीं है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, इसीलिए एक तो पोलैरिटी डिक्रीज होगी। तो एक नुकसान ये होगा पोलैरिटी डिक्रीज होने से, डाइपोल मोमेंट घट जाएंगे, बट फायदा भी होगा। फायदा ये होगा अगर पोलैरिटी घटेगी तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो मोर स्टेबल हो जाएगा। मींस ये जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है ये इसकी पोलैरिटी को घटा रही है और स्टेबिलिटी को बढ़ा रही है, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिर्फ फास्फोरस में पॉसिबल है। आपको पता है यहां पर किसी भी प्रकार की कोई पी पाई डी पाई होने के चांस ही नहीं है, इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अगर नहीं है तो इसकी यही RS, यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, और इसके अंदर एब्सेंस होगी पी पाई डी पाई बॉन्डिंग की, और वो एब्सेंस होने से इसके अंदर एब्सेंस होगी न्यूट्रल स्ट्रक्चर की। इसका न्यूट्रल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एब्सेंस होगा, और अगर वो एब्सेंट होगा तो ये ओवरऑल मोर पोलर हो जाएगा, और मोर पोलर होने से दो बातें, डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएंगे जनाब, डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएंगे जनाब, बट स्टेबिलिटी घट जाएगी जनाब, स्टेबिलिटी घट जाएगी। सो पी पाई डी पाई क्या कर रही है? इसको लेस पोलर बना दे रही है, उसमें एब्सेंट है, दैट्स व्हाई इट इज
मोर पोलर वन, इसीलिए वो मोर पोलर होगा, या यू कहे मोर रिएक्टिव होगा, यू भी कह सकते हैं। इट मींस इसको कह ऐसे भी सकते हैं, अगर ये दोनों कंपैरिजन मुझसे कोई बोले, अगर दोनों कंपैरिजन मुझसे कोई बोले, फॉस्फीन के, ये कंपाउंड केमिस्ट्री चालू हो गई भाई, ये सब कंपाउंड केमिस्ट्री चल रही है मुन्ना, ए मुन्ना, कंपाउंड केमिस्ट्री चल रही है। अगर इनकी बात करें तो ये लेस पोलर है, लेस पोलर है, ये मोर पोलर है, वाव वाव, ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ये पी पाई डी पाई ही करा रहा है, ये लेस रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, इसका लेस डाइपोल मोमेंट होगा, इसका मोर डाइपोल मोमेंट होगा। क्या ये बात आपको पसंद आई? आसानी से पसंद आई? ये और ये, क्या ये आपको क्लियरली पसंद आया? हाँ, इसीलिए आपने पढ़ा होगा इलाइड्स में भी नाइट्रोजन अमीन्स के जो इलाइड्स पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे, वो रिएक्टिव कुछ ज्यादा ही होते हैं, सेलेक्टिव कम ही होते हैं, इसलिए फास्फोरस वाले लेना पसंद करते हैं हम, क्योंकि इसमें कोई स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट कर रही है, उसमें कोई स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करने की है ही नहीं। नमस्कार। क्या आपको फॉस्फीन ऑक्साइड्स और अमाइन ऑक्साइड्स कंपैरिजंस समझ में आए? क्या आपको समझ में आए? मुझे पता नहीं श्याम पचौरी, मुझे पता नहीं श्याम पचौरी। यस राहुल, फॉस्फोरस ग्रेट एफिनिटिव टुवर्ड ऑक्सीजन, या ये ड्राइविंग फोर्स है दोस्त, ये ड्राइविंग फोर्स है दोस्त, फॉस्फोरस की कंपाउंड है। कुछ सवाल पूछ लूं क्या? कुछ प्रश्न पूछ लो क्या आपसे? देवरंजन, उनमें हम इस तरह से कंपैरिजन नहीं करते हैं, ठीक है, उनमें बॉन्ड एनर्जी भी अपने आप में एक चीज होगी, तो छोड़ दीजिए। गधे और कुत्ते में कंपैरिजन नहीं करते हैं देवरंजन, इसलिए छोड़ दीजिए, हर चीज कंपेयर करना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, वो बॉन्ड एनर्जी की स्टोरी है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। यस पृथ्वी दास, दैट्स व्हाई विटिक में पी यूज करते हैं इलाइड में। या नाइट्रोजन नहीं, बिकॉज नाइट्रोजन इज टू रिएक्टिव, नाइट्रोजन इज टू रिएक्टिव, इट्स टू रिएक्टिव, बड़ी इट्स टू रिएक्टिव, बड़ी इट्स टू रिएक्टिव। सवाल नंबर 1, वाई phosphorus इलाइड्स PPH3, phosphorus इलाइड्स not soluble in water but not easily soluble in water, प्रोटॉन एसिड की प्रेजेंस में तो हो जाता है इजीली, not easily soluble in water but नाइट्रोजन इलाइड्स डस। बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको पता लग गया? लग गया एक का आंसर आपको पता लग गया? अरे लग गया, बोलो। R3NO forms hydrates with water but R3PO doesn't। समझ में आ गया? ये पानी के साथ तुरंत रिएक्ट, हाईली रिएक्टिव है ना, तुरंत रिएक्ट कर जाता है और हाइड्रेट बनाता। R3NO .H2 hydrates .H2, ठीक है।
बट R3PO प्लस H2O करेंगे नहीं बनाता, नॉट हाइड्राइड, नॉट हाइड्राइड। इनकी पोलैरिटी में सारी बातें छुपी हुई हैं, सारी बातें इनकी पोलैरिटी में छुपी हुई हैं। मेरे ख्याल से इन दोनों सवालों के उत्तर भली भांति आपको आ गए होंगे। आप कहेंगे कि बाबा मास्टर जी आप इसमें कुछ छुपा रहे हैं, उत्तर उसी में है जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, आप छुपा रहे हैं इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में उत्तर है, क्योंकि ये लेस पोलर है, न्यूट्रल वाली कंट्रीब्यूट करेगी, इट मींस लेस पोलर है, और लेस पोलर है तो पानी में कैसे डिजॉल्व हो सकते हैं आसानी से, ये मोर पोलर है। कहानी वहीं से आती है, पी पाई डी पाई एंड पोलैरिटी से। गॉट इट? यस यस। या पृथ्वी, यू आर हियो पृथ्वी, यो बॉडी, यू आर राइट। देवेंद्र तिवारी, यू आर राइट बॉडी। अंकिता निशा, यू एब्सोल्युटली राइट। Yes, polar can dissolve, polar down. Yeah, you are right. तुम सही हो, बिल्कुल सही हो। Got it? Got it? गॉट इट? बोलो। अगला एप्लीकेशन, तीसरा, थर्ड एप्लीकेशन, बड़ा जो भी अगला है मैं तो नंबर भी कह डालूंगा। पी डबल बॉन्ड ओ एज ए ड्राइविंग फोर्स, एज ए ड्राइविंग फोर्स फॉर फॉस्फोरस केमिस्ट्री, फॉस्फोरस केमिस्ट्री, फॉस्फोरस केमिस्ट्री के लिए पी डबल बॉन्ड ओ एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है, ड्राइविंग फोर्स की तरह। दिस पी डबल बॉन्ड ओ एक्ट एज ए ड्राइविंग फोर्स। क्यों? क्योंकि हाई बॉन्ड एनर्जी है इसकी, हाई बॉन्ड एनर्जी, और हाई बॉन्ड एनर्जी की वजह से Y2p पाई 3d पाई, Y2p पाई 3d पाई, राइट, ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है। आइए कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस की बात करें, कहीं भी कर लीजिए, ऑर्गेनिक से लेके इनऑर्गेनिक में बात कर लीजिए, हाइड्रोलिसिस में बात कर लीजिए। जब हम PCl3 को हाइड्रोलाइज करते हैं, आपको पता हो, तो हाइड्रोलाइज करने पर जहां पर क्लोरीन है, नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये क्लोरीन है, इनको एसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं, वहां पर आपका OH आ जाएगा, और ये वाली फॉर्म जो है ये अनस्टेबल होगी, अनस्टेबल। जबकि अगर इसकी जगह आर्सेनिक को ले लिया जाए, आर्सेनिक ClCl को, और उसको हाइड्रोलाइज किया जाए, तो ये AsOH बना लेता है, जो कि स्टेबल है और फर्दर कुछ नहीं करता, फर्दर कुछ भी नहीं करता। दिस इज स्टेबल वन, और फर्दर कुछ नहीं करता, वो अनस्टेबल है, और फर्दर यहां पर टॉटोमराइजेशन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड टॉटोमराइजेशन, टॉटोमराइजेशन हो जाएगा। आइए, इस टॉटोमराइजेशन में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट भी छुपे हुए हैं, ऑर्गेनिक के कई सारे कॉन्सेप्ट भी इस टॉटोमराइजेशन में छुपे हुए हैं। होगा क्या, दरअसल पी पाई डी पाई कुछ तगड़ा ही होता है, बहुत ज्यादा, इसलिए जब वो होता रहेगा इसके साथ, तो ये सदा चाहेगा पी डबल बॉन्ड ओ बनाना, ऑलवेज, और जब ये देगा तो इस पर माइनस आ जाएगा ऑलवेज, ठीक है। जैसे इस पर माइनस आएगा और इस पर प्लस आएगा, खेला ये होगा, यहां से आपको पता ही है, डबल बॉन्ड आ गया, इस पर प्लस आ गया, इस पर आ गया आपका माइनस, ठीक है। आपको पता ही है टॉटोमरिज्म में प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने ले लेगा, H प्लस शिफ्ट हो जाएगा,
एंड दिस विल कन्वर्ट इनटू, और ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच और एच, ओ एच और एच। नोट कर लीजिए, इसीलिए फास्फोरस एसिड यहां जाके रुकता है। सो बेसिकली ये अनस्टेबल है और टॉटोमराइज होके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि फास्फोरस पागल है, क्रेजी है इस बॉन्ड के लिए। सारी फास्फोरस की केमिस्ट्री इस बॉन्ड के पीछे चलती है, पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड के पीछे। ये गजब का ड्राइविंग फोर्स है पूरी फास्फोरस केमिस्ट्री के लिए, गजब का ड्राइविंग फोर्स है पूरी फास्फोरस केमिस्ट्री के लिए, कमाल का ड्राइविंग फोर्स है। क्योंकि यहां पर आर्सेनिक डबल बॉन्ड अच्छा नहीं हो सकता, ये वाला बढ़िया नहीं हो सकता, बिकॉज ये 2p4d होगा, उतना नहीं हो सकता बढ़िया। दैट इज वाई ये टॉटोमराइज नहीं होता है। होती है बैक बॉन्डिंग, इसमें बहुत कम इफेक्टिव होती है, लेस इफेक्टिव, पी डब्लो की तरह नहीं होती है, मना नहीं कर रहा हूं मैं, फिर कह रहा हूं, लेकिन पी डब्लो की तरह इफेक्टिव नहीं होती है, कम इफेक्टिव होती है। दैट्स वाई वो टॉटोमराइज कर जाते हैं, H3PO3। मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी से चलती है यार, इस पी डब्लो बॉन्ड बनने के पीछे ही चलती है कहीं। आपको पता है, आपने एक फेमस रिएक्शन पढ़ी होगी, एसिड्स का अगर हेलोजनेशन करवाएं एल्किल हैलाइड्स में, तो आपको पता है PCl3 के थ्रू इसको करवाते हैं अपन। आपने कभी सोचा है कि ये कैसे हो जाता है? आपने कभी इसकी मैकेनिज्म सोची है कैसे हो जाती है? कैसे होती है, चलो बताओ। इसकी मैकेनिज्म कोई बता सकता है कैसे होती होगी? कैसे होगी, चलो बताओ। इसकी मैकेनिज्म कोई समझा सकता है कैसे होती होगी? आपने PCl5 या इसकी पढ़ी होगी, कैसी होती है मैकेनिज्म? PCl5 से भी करवाते हैं इसको, PCl5 से भी करवाते हैं, ठीक है, बनता है। कैसे होती होगी मैकेनिज्म, और कौन ड्राइव करता है इस मैकेनिज्म को? कौन ड्राइव करता है इस मैकेनिज्म को, आपको मालूम है? इस रिएक्शन को कौन ड्राइव करता है? ये जो रिएक्शंस हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिकली एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड से उनके वो बनाते हैं अपन डेरिवेटिव्स, एसाइल क्लोराइड्स के फॉर्मेशंस। कौन ड्राइव करता है? एब्सोल्युटली निशा, पी डब्लो ड्राइव करता है। जी हां, इन दोनों ही रिएक्शन में पी डब्लो ड्राइव करता है, पी डब्लो। और क्योंकि यहां पी डब्लो आने के लिए 3 स्टेप की जरूरत पड़ती है मेरे को, 3 बार अटैक करवाने की, क्योंकि यहां पी डब्लो तब आता है जब ये POH का होल थ्राइस बन जाता है, इसीलिए 3 मॉलिक्यूलों को कर जाता है। ये यहां तक पहुंचने के लिए 3 मॉलिक्यूलों को खा जाएगा, ये 3 मॉलिक्यूलों की बलि ले लेगा ये। और क्योंकि यहां एक ही मॉलिक्यूल में बन जाएगा, एक ही मॉलिक्यूल में बन जाएगा, और क्यों बन जाएगा? बिकॉज यहां POCl3 उसको पहले ही मॉलिक्यूल में ये मिल जाएगा, इसलिए फर्दर नहीं करेगा। ओ माय गॉड, इसको इसका खुदा, सब कुछ भगवान, इसको जन्नत मिल गई है, इसीलिए सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल करेगा। ओ माय गुडनेस, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, गजब की। HCl तो बाहर निकले जाएंगे, उसको छोड़ दीजिए। 3 HCl बाहर है, उनको छोड़ दीजिए। 3 HCl बाहर, उनको छोड़ दीजिए। इसको तीसरे स्टेप में जाके वो मिलता है, इसलिए लगा ही रहता है। एक एसिड को पेलता है, 2 एसिड को पेलता है, 3 एसिड को पेलता है, जब तक उसको ये नाम मिल जाएगा वो करता रहेगा। ये पहले ही स्टेप में इसको ये मिल जाता है, साइज वो निकल लेगा। पी डब्लो फॉर्मेशन, फास्फोरस की केमिस्ट्री ड्राइव इससे होती है दरअसल, पूरी फास्फोरस की केमिस्ट्री इससे ड्राइव होती है दरअसल, पूरी फास्फोरस की केमिस्ट्री ही इससे ड्राइव होती है दरअसल। पूरी फास्फोरस की केमिस्ट्री इससे ड्राइव होती है दरअसल। इसके लिए कोई मैकेनिज्म लिख सकता है? 1 मिनट में कोई मैकेनिज्म लिख सकता है कैसे होता होगा? कोई मैकेनिज्म लिख सकता है इसकी? ओ माय गॉड, कोई मैकेनिज्म लिख सकता है? यस, कुछ भी नहीं। अपन अभी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे, पर मैं आपको आइडिया दे देता हूं, कुछ भी नहीं करना, पीओ बॉन्ड बनाने की तरफ चलो। दोनों में ही इससे इसको डोनेट करवाना है। पहला यही स्टेप होगा। एसोसिएटिव बोलते हैं इसको अपन, एसोसिएटिव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एसोसिएटिव डिसोसिएटिव में एसोसिएटिव बोलते हैं इसको। ये करेगा, Cl वहां से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, फिर O पे प्लस आ जाएगा, H ऊपर पहुंचा देना आप, उसको ऊपर वाले को प्रोटोनेट कर देना आप लोग, ऊपर वाले को प्रोटोनेट कर देना आप लोग। फिर ऊपर वाला करेगा तो POCl3 में O, ये वाला O इसके साथ भाग जाएगा और क्लोरीन पीछे से आके अटैक मार देगा।
क्लोरीन पीछे से आके अटैक मार देगा। या एब्सोल्युटली या। अब एक रिएक्शन है आर्बुसॉ रिएक्शन, है ना, मैं सही प्रोनाउंशिएट कर रहा हूं ना? यस, आर्बुसॉ रिएक्शन। मैं कई बार नाम भूल जाता हूं, मुझे नाम याद नहीं रहते। आर्बुसॉ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। जैम वालों नहीं आएगी, मुंह उधर कर लो, कुछ और देख लो। नेट वालों पक्का आ सकती है आर्बुसॉ रिएक्शन। आर्बुसॉ रिएक्शन अगर POR3 की रिएक्शन करवाई जाए R-X से, R-X से, तो पता लगता है यहां पर P डबलो बॉन्ड का फॉर्मेशन इस रिएक्शन को ड्राइव करता है और R- अंदर चला जाएगा प्लस RX वहां से बाहर चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड आर्बुसॉ रिएक्शन। नोट कर लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कैसे चलेगी? कैसे चलेगी? बहुत आसान है। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, SN2, दिस इज सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। R-X सॉफ्ट सेंटर होता ही आपका बढ़िया SN2 देगा, बढ़िया एकदम बढ़िया वाला SN2 देगा। निकाल के बाहर फेंको उसको, जोरदार वाला SN2 देगा। दैट्स कॉल्ड R-, OR फॉस्फोरस पर माइनस आ जाएगा, सॉरी प्लस आ जाएगा, उसने डोनेट किया आपका। इस तरह की स्टोरी होगी, राइट। प्लस आ जाएगा तो आपको पता है प्लस आते ही फॉस्फोरस बावला हो जाता है, बावला बावला एकदम पागल हो जाता है। अगर फॉस्फोरस पर प्लस आ जाए तो बैक बॉन्डिंग्स के लिए बावला हो जाता है, तो गजब का बैक बॉन्डिंग वाला मामला कर लेगा। गजब का बैक बॉन्डिंग वाला मामला करेगा तो P डबल बॉन्ड O ये R हो जाएगा, ये R' OR हो जाएगा इस तरह से। और जो X आपने पहली स्टेप में बाहर भेजी अटैक कर देगा X माइनस, ठीक है। ये प्लस था तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेगी स्टोरी, एंड यू विल गेट P डबल बॉन्ड O, R' अंदर जुड़ जाएगा और O वाला R बाहर चला जाएगा। सो ड्राइविंग फोर्स इज एब्सोल्युटली द सेम वन। दिस RX goes out, दिस RX goes out। ऑर्गेनिक में हमने ऐसी रिएक्शन की है, नेम रिएक्शंस में। पूरी इनोलेट केमिस्ट्री में इस तरह की रिएक्शंस मैंने पढ़ाई है, कई बार इस तरह की रिएक्शन पढ़ाई है मैंने सॉफ्ट सेंटर के बेस पे। आपको पता है फॉस्फोरस इज ए सॉफ्ट सेंटर, फॉस्फोरस इज ए सॉफ्ट सेंटर, यू नो वेरी वेल। बोलो बेटा जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड करता है प्रिवेंजन साउ कि बेसिकली आपका एल्किल हैलाइड कौन सा है, ठीक है। मतलब अच्छा इंटरेक्शन होगा सॉफ्ट सॉफ्ट कुल मिला के। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN रिएक्शन होगी, अच्छा इंटरेक्शन होगा सॉफ्ट 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 गुड इंटरेक्शन होगा। इस O ने इसको बेटर न्यूक्लियोफाइल बना दिया बैक बॉन्डिंग कर करके, बेटर न्यूक्लियोफाइल बना दिया बैक बॉन्डिंग कर करके। Yeah, this is Arbusaw reaction, and the driving force for that Arbusaw reaction is absolutely this P-double O का फॉर्मेशन। सारी स्टोरी इस P-double O के आसपास ही घूमती है। जेम वालों तुम्हें कोई मतलब नहीं है इस कहानी से, नेट वालों तुम इंपॉर्टेंट नोट कर लो, आप इंपॉर्टेंट नोट कर लो Arbusaw रिएक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम नाइट्रोजन फास्फोरस के कंपाउंड पढ़ेंगे। यस यस यस, कल हम नाइट्रोजन फास्फोरस के कंपाउंड्स पढ़ेंगे। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स और भी देखेंगे हम लोग, एमीन्स और बहुत सारे कंपाउंड। फिर बोरोन के कंपाउंड पढ़ेंगे, बोरोन के कंपाउंड के प्रिपरेशन भी देखेंगे, बोरोन के हैलाइड्स भी पढ़ेंगे, बोरोन की स्टेबिलिटी भी पढ़ेंगे, नेट गेट वाले सवाल भी साथ में करेंगे। सो कल नाइट्रोजन फास्फोरस बोरोन इन सबके और सल्फर इनके कंपाउंडों की कहानी है, इस सारी को अप्लाई करेंगे इस कंपाउंड ऑफ स्टोरी। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।